दादाजी राम राम और नए साल की बधाई। मैं लू दादाजी को वीडियो कॉल पर नए साल की बधाई दे रहा था, तभी उनकी पोती लू किंग-युआन सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए अचानक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरे कपड़े? लू दादाजी भी हके बके रह गए। मैं भी सन्न हो गया और पूरे लू परिवार में तहलका मच गया। प्यारा और एकजुट परिवार वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर तो जैसे मैसेज की बाढ़ आ गई। अकाउंट में 10 लाख रुपए आए, अकाउंट में 30 लाख रुपए आए, अकाउंट में 50 लाख रुपए आए, अकाउंट में 70 लाख रुपए आए। तभी लू दादाजी जोर से दहाड़े, दादाजी आ रहे हैं, सब रास्ते से हट जाओ। और उसी वक्त सीधे 5 करोड़ रुपए आने का मैसेज आ गया। लू दादाजी बाहर से तो बड़े शांत बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर की खुशी छिप नहीं पा रही थी। वो बोले, अचेन के साथ मेरी ट्यूनिंग सबसे बेस्ट है। तुम सब मेरे होने वाले पोते दामाद के दिल में मेरी जगह छीनने की कोशिश मत करना। अचेन बेटा, पैसे दिल खोल कर उड़ाओ, घर का सारा पैसा तुम्हारा ही है। मेरी 20वीं बर्थडे पार्टी के दिन दीदी ने मुझे बहुत सीरियस होकर समझाया था, इधर उधर मत भटकना, ऊपर वाले पहले रेस्ट रूम में चले जाना और वीआईपी लाउंज से बिल्कुल दूर रहना। आज रात वहाँ कोई बहुत बड़ा वीआईपी आराम कर रहा है। मैंने भी लापरवाही से कह दिया, ठीक है मैं अभी जाता हूँ। लेकिन मुड़ते ही मैं दीदी की बात भूल गया। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल के पहले कमरे के पास पहुंचा, मुझे अंदर से कुछ आवाजें आई। मुझे लगा कि दीदी ने मेरे लिए जो कमरा बताया था शायद वो ये पहला कमरा नहीं था। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा वीआईपी रूम मैंने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा आगे की तरफ गिर पड़ा। अरे ये इतनी मुलायम चीज क्या है? मैंने धीरे से सिर उठाया तो मेरी नजरें एक शांत पर बेहद खूबसूरत आंखों से मिली। लो भाई, लग गए। कहीं ये वही वीआईपी मेहमान तो नहीं है जिनके बारे में दीदी कह रही थी? उसने बड़े ठंडे लहजे में कहा, पहले तुम ऊपर उठो। मैं हड़बड़ाकर होश में आया और तुरंत खड़ा हो गया। तभी गैलरी से तेज कदमों की आवाज आई। दीदी शेन नियंसी हांफते हुए दौड़ कर आई और कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। वो तेजी से आगे बढ़ी। मैडम, अचेन अभी बचा है, ना समझ है, उसने आपकी तौहीन की है। मैं उसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं। ये हल्की सी बात सुनते ही दीदी की जान में जान आई। दीदी बोली, तो फिर आप आराम कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतना कहकर वो मुझे जल्दी से खींचकर बाहर ले गई। लिफ्ट में घुसते ही उसने मुझे दबे स्वर में डांटा, तुम्हें मना किया था ना कि वीआईपी रूम की तरफ मत जाना। अगर लू किंग-युआन सच में नाराज हो जाती तो हमारा परिवार बर्बादी के कगार पर आ जाता। मैं लिफ्ट की दीवार से सटकर खड़ा हो गया। मेरी हथेलियों में अब भी उस लड़की की उंगलियों की गर्माहट महसूस हो रही थी और नाक में उसकी खुशबू बसी हुई थी। तो भाई, पूरे जिंगशी शहर में मशहूर पत्थर दिल लू किंग-युआन के हाथ भी गर्म है। उधर कमरे में लू किंग-युआन ने अपने हाथों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐशो आराम में पला ये शे परिवार का छोटा बेटा जिंगशी के उन अमीर और बिगड़े हुए नवाबजादों से कहीं ज्यादा अलग और दिलचस्प है। जैसे ही दीदी और मैं पार्टी हॉल में पहुंचे, कई लोगों की नजरें तुरंत हमारी तरफ मुड़ गईं। क्या वो शे परिवार का छोटा बेटा नहीं है? उस खास मेहमान के कमरे में जाने की हिम्मत की? लड़के का जिगर तो देखो। शूश, धीरे बोलो। क्या तुमने शे ग्रुप के मालिक का चेहरा नहीं देखा? जरूर लड़के ने कोई रायता फैलाया है। अब तो शे परिवार की शामत आने वाली है। मम्मी पापा भी तेजी से आगे आए। मम्मी ने जब देखा कि मुझे कोई चोट नहीं लगी है, तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। दोनों ने दीदी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। दीदी ने धीरे से सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि बात बाद में करेंगे। इसके बाद वो मम्मी पापा को दूसरे मेहमानों को संभालने के लिए ले गई। मैं जैसे ही सोफे पर बैठा, तभी किसी की आवाज आई, अरे ये शे परिवार का छोटा मियां है ना? यहाँ अकेले बैठकर क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो? अभी सुना कि तुम वीआईपी रूम में गए थे। मैंने सुना है कि लू साहिबा के पास तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सका। तुमने उनसे पंगा ले लिया, कहीं वो तुम्हें धक्के मारकर बाहर न निकलवा दें। मैंने कहा, अपना हाथ हटाओ। वो बोली, इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम शे परिवार वालों की हैसियत लू साहिबा के सामने रत्ती भर भी नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक ठंडी और तीखी नजर ने उसे वहीं का वहीं जमा दिया। लू किंग-युआन! वो नीचे कब आई? झाओ। सूसू का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। आसपास सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें इसी तरफ टिक गईं। मम्मी पापा के तो डर के मारे पसीने छूट गए। लू किंग-युआन ने झाओ सूसू की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। उसकी नजर भीड़ को चीरती हुई सीधे मुझ पर आकर रुक गई। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, जैसे वो कोई गुस्से में आया छोटा पिल्ला हो। उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। असिस्टेंट तुरंत आगे बढ़ा। मिस झाओ, कृपया आप इसी वक्त यहाँ से चली जाइए। झाओ सूसू की जान में जान आई और वो तुरंत हॉल से 9-2-11 हो गई। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। लू किंग-युआन अपने स्टाफ के साथ सीधे मेन टेबल की तरफ बढ़ गई। उसने जिस तरह मुझे देखा, मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। लू किंग-युआन के बैठते ही पापा वाइन का ग्लास हाथ में लिए बड़ी सावधानी से उनके पास बधाई देने गए। मिस लू, आज हमारे बुलावे पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सम्मान में ये ड्रिंक लेता हूँ। उन्होंने कहा, मिस्टर शे, आप औपचारिकता न करें। उन्होंने शराब नहीं पी, लेकिन शे परिवार की पूरी इज्जत रखी। पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत अपना ग्लास खाली किया और अपनी सीट पर लौट आए। पार्टी खत्म होने के बाद मैं हॉल की बड़ी खिड़की के पास खड़ा होकर लू किंग-युआन की गाड़ियों के काफिले को जाते हुए देख रहा था। दीदी बोली, अब मत देखो, वो जा चुकी हैं, थोड़ा पानी पी लो। गुनगुने पानी का घूंट गले से नीचे उतरा, लेकिन मेरे दिल की घबराहट कम नहीं हुई। मैंने पूछा, दीदी आपको क्या लगता है कि लू साहिबा ने अभी मेरी मदद क्यों की? दीदी बोली, चाहे लू किंग-युआन ने जिस भी वजह से तुम्हारी मदद की हो, तुम्हें आगे से उनसे कोसों दूर रहना चाहिए। हमारा परिवार और लू परिवार एक लेवल के नहीं है। ऐसे बड़े लोगों के ज्यादा करीब जाने में कोई भलाई नहीं होती। मैं थकर चूर होकर अपने बेडरूम में गया। आज न सिर्फ मेरा शरीर टूट रहा था, बल्कि मेरा दिमाग भी बहुत ज्यादा तनाव में था। मैं बाथरूम में नहाकर बिस्तर पर लेटा, पर करवटें बदलता रहा। नींद कोसों दूर थी। मैंने अपने फोन पर
लू किंगयुआन का नाम सर्च किया, लेकिन कंपनी की कुछ ऑफिशियल खबरों के अलावा उनकी कोई भी पर्सनल जानकारी नहीं मिली। वो खुद की तरह ही रहस्यमयी और दुनिया से कटी हुई थी। इसी बीच लू मैंशन में लू किंगयुआन अभी अभी घर लौटी थी। नौकर ने उन्हें गुनगुना पानी दिया। मैडम आप आ गई। दादाजी ने मुझसे पूछा है कि आज शे परिवार की पार्टी कैसी रही। उन्होंने कहा ठीक थी। नौकर बोला मैंने सुना है कि आज झाओ सुसु ने पार्टी में शे चेन से बदतमीजी की थी और आपने बीच बचाव किया। उन्होंने कहा तुम्हारी खबरें काफी तेज हैं। वो बोला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, बस ऐसे ही पता चल गया। लू दादाजी ने यह भी पूछा है कि शे चेन नाम का वो लड़का आपको कैसा लगा। दादाजी पिछले कई सालों से अपनी पोती के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। आज जब उन्होंने सुना कि आपने शे परिवार के लड़के का पक्ष लिया तो उनका दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने कहा किचन में कहो कि कुछ मीठा मेरे स्टडी रूम में भिजवा दे। नौकर ने कहा जी मैडम। वो सोचने लगा कि बड़ी मैडम तो कभी मीठा नहीं खाती थी, आज अचानक मीठा क्यों मांग रही हैं। लू किंगयुआन स्टडी टेबल पर बैठी थी। उन्होंने सामने रखी कंपनी की फाइलों को छोड़कर अपना फोन उठाया और सेक्रेटरी का भेजा हुआ मैसेज खोला, जिसमें लिखा था बहुत यंग है और बैकग्राउंड भी सीधा साधा है। आज जो देखा उससे ये प्रोफाइल पूरी तरह मैच करती है। ये फोटो भी काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव है। इसी समय शे परिवार के बंगले का माहौल थोड़ा भारी था। दीदी अपनी प्लेट से थोड़े थोड़े चावल खा रही थी। उसकी भौहें आपस में तनी हुई थी। मैंने दीदी का ये बदला हुआ रूप भांप लिया और रहा नहीं गया। दीदी क्या बात है, क्या कंपनी में कोई परेशानी है। दीदी ने अपनी चॉपस्टिक्स रखी और एक ठंडी सांस ली। शहर के दक्षिणी हिस्से वाली जमीन का प्रोजेक्ट सरकारी मंजूरी के चक्कर में अटक गया है। जो डायरेक्टर इसे संभाल रहे हैं वो लू साहिबा के खास आदमी हैं। लू साहिबा का नाम आते ही डाइनिंग रूम की हवा जैसे जम सी गई। पापा बोले मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस जमीन का मामला पेचीदा है, हाथ मत डालो, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब जब फाइल डायरेक्टर ली के पास अटकी है तो हम क्या कर सकते हैं। दीदी बोली लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट पास हो गया तो हमारी कंपनी एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। मैंने कहा मैंने पता लगाया है, प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, बस डायरेक्टर ली ही उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। पापा ने गंभीर चेहरे के साथ कहा इस मामले में हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा या फिर किसी सही जगह से जुगाड़ लगाना होगा। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में गया और कंप्यूटर पर दक्षिणी जमीन के प्रोजेक्ट के बारे में सर्च किया। वहाँ बहुत ही कम जानकारियां थी, बस इतना पता चला कि ये प्रोजेक्ट काफी चर्चा में है और कंपटीशन बहुत कड़ा है। मैंने फिर से डायरेक्टर ली और लू किंगयुआन सर्च किया। ये डायरेक्टर ली लू किंगयुआन के कंपनी में आने के बाद से उनके द्वारा तैयार किए गए सबसे भरोसेमंद राइट हैंड थे। यानी मेरी दीदी जिस मेन बंदे की बात कर रही थी वो लू किंगयुआन का ही आदमी था। मैंने कंप्यूटर बंद किया और कुर्सी पर पीछे टिक गया। मेरा मन कई तरह के विचारों से घिर गया। मुझे पहली बार लू किंगयुआन के रसूख और ताकत का एहसास हुआ, जिसके सामने हमारा शे परिवार बहुत ही छोटा और मामूली नजर आ रहा था। अगली सुबह दीदी जैसे ही ऑफिस पहुंची उसके पास डायरेक्टर ली के ऑफिस से फोन आया। मिस शे, तकलीफ के लिए माफी, कृपया आज सुबह एक बार लू ग्रुप के ऑफिस आ जाइए। दीदी दंग रह गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। बार बार कंफर्म करने के बाद उसने बेहद खुशी में फोन रखा और तुरंत घर पर फोन किया। पापा, डायरेक्टर ली ने मुझे लू ग्रुप के ऑफिस बुलाया है। आपको क्या लगता है, क्या मंजूरी मिल गई? मम्मी पापा भी बहुत हैरान थे कि डायरेक्टर ली अचानक कैसे मान गए। सितंबर के महीने में जिंगशी शहर में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। मैं और लिन सॉन्ग जैसे ही एक ज्वेलरी शॉप में घुसे, काउंटर में रखी एक ब्रेसलेट पर हमारी नजर टिक गई। मैंने कहा देखो ये कैसी है। उसने कहा अगले महीने मम्मी का बर्थडे है, उन्हें गिफ्ट करने के लिए ये काफी सही रहेगी। मैंने कहा चॉइस अच्छी है यार, आंटी को वैसे भी ऐसी सिंपल और क्लासी चीजें पसंद हैं, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारे 2 महीने की पॉकेट मनी के बराबर लग रही है। हम दोनों आपस में हंस हंस कर बात कर ही रहे थे कि हमारे पीछे से अचानक एक जानबूझकर की गई तीखी हंसी सुनाई दी। अरे ये तो शे परिवार का छोटा बेटा है ना, क्यों आज से बड़ी मैडम तुम्हारे साथ नहीं आई? मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और मेरी भौहें तन गईं। सुन निंगनिंग, बिल्डिंग मटेरियल किंग सुन झिशियांग की छोटी बेटी, जो शहर के अमीर सर्कल में अपनी बदतमीजी के लिए बदनाम थी। सुन परिवार पहले शे परिवार के भरोसे ही मटेरियल सप्लाई का काम करके अमीर बना था, लेकिन बाद में पैसा आने पर सुन निंगनिंग पूरे सर्कल में दादागिरी करने लगी। खासकर हैंडसम और अमीर लड़कों को परेशान करना उसका शगल था। उसने पहले भी एक पार्टी में मुझसे बदतमीजी की थी। मुझे याद है मेरी दीदी ने उसे वहीं पर चेतावनी दी थी। लगता है वो उसी बात का बदला ले रही थी। मैं और लिन सॉन्ग वहां से निकलने लगे, पर सुन निंगनिंग ने हमारा रास्ता रोक लिया। वो जैसे ही पास आई मुझे हल्की शराब की बू आई। इतनी जल्दी क्या है शे छोटे मियां, जरा इस मिस सुन से बात तो करो। सुना है शे परिवार आजकल डायरेक्टर ली के साथ किसी प्रोजेक्ट की डील कर रहा है। क्या इत्तेफाक है? मेरे पापा और डायरेक्टर ली पुराने दोस्त हैं। मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारे परिवार की थोड़ी सिफारिश करवा दूंगी, शायद प्रोजेक्ट पास हो जाए, लेकिन हाँ ये मदद मुफ्त में नहीं होगी। मैंने सुन निंगनिंग का हाथ झटक दिया। पास खड़ा लिन सॉन्ग उसे देखकर मुस्कुराया। सुन निंगनिंग, थोड़ी शर्म करो। तुम्हें क्या लगता है शे परिवार में कोई मर्द नहीं बचा? सुन निंगनिंग के दिमाग पर शायद शराब हावी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? देखना चाहोगे? मैं आज तुम्हें इस मॉल से बाहर नहीं जाने दूंगी। उसके पीछे खड़े चारों बॉडीगार्ड्स ने हमें घेर लिया। मैंने अपना फोन निकाला और ठंडी नजरों से उसे देखा। सुन निंगनिंग, मैं कह रहा हूँ तमीज में रहो, मैं अभी अपनी दीदी को फोन कर रहा हूँ। वो बोली, करो फोन।
कौन? मैं भी तो देखूं शे नियंसी मेरा क्या बिगाड़ लेती है। अगर आज तुमने मेरा कहा नहीं माना तो ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी कलाई को छूने ही वाली थीं। लू साहिबा! सुन निंगनिंग ने चौंक कर पीछे देखा। दुकान के बाहर गैलरी में काले सूट पहने लोगों की एक कतार खड़ी थी और उनके आगे एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली महिला खड़ी थी। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, बस उसकी शांत नजरें दुकान के फायर सेफ्टी और इमरजेंसी गेट्स को देख रही थीं, जैसे वो सिर्फ अपने ग्रुप के इस मॉल का रूटीन चेकअप कर रही हो। लेकिन उसकी उस एक अनजानी नजर ने ही सुन निंगनिंग के होश ठिकाने लगा दिए। लू किंगयुआन! वो डरते डरते लू किंगयुआन के पास गए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैडम लू, मुझसे गलती हो गई। आप बड़े दिल वाली हैं, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं स्तब्ध रह गया। लू किंगयुआन को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लू किंगयुआन ने सुन निंगनिंग की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने अपनी नजर मॉल के मैनेजर की तरफ घुमाई। यहाँ का सिक्योरिटी मैनेजमेंट इस तरह काम करता है? मॉल का मैनेजर डर के मारे पीला पड़ गया और झुककर माफी मांगने लगा। माफ कीजिएगा मैडम लू, ये हमारी लापरवाही है, हम इसे तुरंत ठीक करेंगे। इस एरिया के सिक्योरिटी मैनेजर को बुलाओ। 10 मिनट बाद मुझे ऑफिस में रिपोर्ट चाहिए। इतना कहकर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि मैं वहां बिल्कुल सीधा खड़ा था। उनकी भौहें बहुत ही बारीक तरीके से सिकुड़ गईं। असिस्टेंट चेन, शे के छोटे साहब और उनके दोस्त को घर छोड़कर आओ। जी मैडम लू। चेन शुएनिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरे व लिन सॉन्ग की तरफ इशारा किया। मिस्टर शे, मिस्टर लिन, कृपया मेरे साथ आइए। मैं होश में आया। मैं लू किंगयुआन को शुक्रिया कहना चाहता था, पर देखा कि वो गैलरी के कोने से ओझल हो चुकी थी। सुन निंगनिंग ने राहत की सांस ली और तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। मैं चेन शुएनिंग के साथ नीचे गया। वो हमें एक लिफ्ट के पास ले गई। मैंने देखा कि अंदर लाल रंग का कारपेट बिछा था और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स थीं, जो आम लिफ्ट से बिल्कुल अलग थीं। मिस्टर शे, मिस्टर लिन, कृपया अंदर आइए। हम दोनों के अंदर जाने के बाद चेन शुएनिंग भी अंदर आई और बेसमेंट ए का बटन दबाया। लिफ्ट से बाहर निकालते ही मुझे एक आलीशान काली कार दिखी। मुझे याद आया कि पापा ने बताया था कि ये लू ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट की ऑफिशियल कार होती है। मिस्टर शे, क्या आपको सीधे शे परिवार के पुश्तैनी बंगले पर छोड़ना है या आपके पर्सनल अपार्टमेंट में? उसे कैसे पता कि मेरा कोई अपार्टमेंट भी है? मैंने तुरंत खुद को संभाला और जवाब दिया, पुश्तैनी बंगले पर ही छोड़ दीजिए। शुक्रिया मिस चेन। मिस चेन, एक बात पूछनी थी। मेरी दीदी शे नियंसी आजकल दक्षिणी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और उसके इंचार्ज डायरेक्टर ली हैं। तो क्या आप? मेरी बात पूरी होने से पहले ही चेन शुएनिंग ने मुझे टोक दिया। मिस्टर शे, मैडम लू का सख्त निर्देश है कि काम के मामलों में मिस शे को सीधे ऑफिशियल प्रोसेस का पालन करना चाहिए। मैंने तुरंत माफी मांगी। सॉरी मिस चेन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस। आगे की ई सीट पर बैठी चेन शुएनिंग ने मुड़कर मुझे धीरे से सिर हिलाया। मिस्टर शे, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मिस शे की बिजनेस वर्ल्ड में बहुत अच्छी इमेज है और मैडम लू उनके काम की काबिलियत की कद्र करती हैं। जब तक प्रोजेक्ट नियमों के मुताबिक सही होगा, मंजूरी का प्रोसेस अपने आप बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। थैंक यू मिस चेन। मैं समझ गया, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। लू किंगयुआन ने भले ही मेरी मदद की हो, पर वो काम के मामले में कोई तरफदारी या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करेंगी। उनके इस प्रोफेशनल रवैये ने मेरे दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ा दिया। कार जल्दी ही शे परिवार के पुश्तैनी बंगले के सामने रुक गई। मिस्टर शे, मिस्टर लिन, हम पहुंच गए। थैंक यू मिस चेन, आपको तकलीफ हुई? चेन शुएनिंग ने धीरे से सिर हिलाया। मिस्टर शे, औपचारिकता की जरूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। अगर आगे भी कोई बात हो तो आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया जिस पर सिर्फ एक नाम और एक फोन नंबर लिखा था। मैंने कार्ड लिया, एक बार फिर शुक्रिया कहा और लिन सॉन्ग का हाथ पकड़कर घर के अंदर चला गया। जब कार दूर चली गई तब लिन सॉन्ग से रहा नहीं गया और वो चिल्ला उठा, अचेन! अभी जो थी वही लू किंगयुआन थी क्या? बाप रे, वो कितनी खूबसूरत हैं। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई कॉमिक्स की हीरोइन असल जिंदगी में सामने आ गई हो। धीरे बोलो यार, अगर पापा ने सुन लिया तो फिर से लेक्चर शुरू हो जाएगा। इसमें लेक्चर की क्या बात है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है लू साहिबा तुम में इंटरेस्टेड हैं। तुमने देखा उन्होंने तुम्हें किस तरह देखा? वो नजर दूसरों से बिल्कुल अलग थी। और तो और उन्होंने स्पेशल तौर पर अपनी असिस्टेंट को तुम्हें घर छोड़ने भेजा। ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट हर किसी को नहीं मिलता। कुछ भी मत बोलो, वो तो बस वहां से गुजर रही थी तो उन्होंने इंसानियत के नाते मदद कर दी। उनकी जैसी पोजीशन वाली महिला ने न जाने कितने बड़े बड़े मर्द देखे होंगे, वो मुझ में क्यों इंटरेस्ट लेंगी? कहने को तो मैंने कह दिया, पर मेरे दिल में भी एक हलचल सी मच गई थी। मुझे थोड़ा सा अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा था? इसी समय मॉल के ऑफिस में लू किंगयुआन सोफे पर बैठी थी और उनके हाथ में गर्म चाय का कप था। सिक्योरिटी मैनेजर थर थर कांपते हुए सुधार के प्लान्स बता रहा था। लू किंगयुआन ने अचानक कहा, तुम्हारे इलाके में कोई हंगामा कर रहा था और तुम्हें खबर तक नहीं थी? सिक्योरिटी मैनेजर ने झुककर माफी मांगी। सॉरी मैडम लू, ये मेरी गलती है, मैं अभी इस पर एक्शन लेता हूँ। जरूरत नहीं है, लीगल और ऑडिट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि सुन परिवार के सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बारीकी से जांच की जाए, खासकर दक्षिणी प्रोजेक्ट के उनके टेंडर पेपर्स की। जी मैडम लू, ये आखिरी मौका है, अब जाओ। लू किंगयुआन खिड़की के पास गई। उन्हें मेरा चेहरा याद आया। मैं कभी दूसरों के फटे में टांग अड़ाने वाली इंसान नहीं हूँ, पर आज जब मैंने शे चेन को उस मुसीबत में देखा तो मुझे अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया? वैसे वो लड़का खुद भी उस स्थिति को संभाल सकता था, मेरी मदद के बिना भी। चेन शुएनिंग लू ग्रुप के दक्षिणी
दक्षिणी प्रोजेक्ट की फाइलों को रीचेक करो जिसमें शे परिवार का भेजा गया प्रपोजल भी शामिल हो। जी मैडम, मैं अभी अरेंज करती हूँ। मैंने इतने सालों से मैडम लू के साथ काम किया है, पर पहली बार देखा है कि वो किसी परिवार के मामले में इतनी दिलचस्पी ले रही हैं, वो भी तब जब बात किसी ऑफिशियल प्रोजेक्ट की हो। असिस्टेंट के मन में उत्सुकता तो थी, पर वो जानती थी कि उसे अपनी हद में रहना है। वो तुरंत काम के लिए निकल गई। लू किंगयुआन की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। मैं जानती हूँ कि मुझे शे परिवार के मामलों में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, पर जब भी मुझे अचेन की वो साफ और मासूम आंखें याद आती हैं तो मेरा मन और जानने को करता है। उधर शे परिवार के बंगले में मैं जैसे ही लिविंग रूम में घुसा, मैंने देखा कि पापा और दीदी गंभीर चेहरा लिए सोफे पर बैठे थे। मुझे देखकर पापा खड़े हो गए। अचेन, तुम ठीक तो हो? अभी असिस्टेंट चेन का फोन आया था कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए थे। पापा, दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एन वक्त पर लू साहिबा ने आकर मामला संभाल लिया। मैं सोफे पर बैठ गया और जो कुछ भी हुआ था वो सब सच सच बता दिया। मेरी बात सुनकर पिता का चेहरा और गंभीर हो गया। लू साहिबा वाकई वैसी ही हैं जैसा उनके बारे में सुना जाता है, लेकिन इस बार तुमने उनका एक एहसान ले लिया है। आगे से उनके सामने अपनी बातचीत और व्यवहार का खास ख्याल रखना। पापा, मैं समझ गया। हाँ दीदी। असिस्टेंट चेन ने कहा कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट नियमों के मुताबिक सही है तो मंजूरी का प्रोसेस बिना किसी दिक्कत के पूरा हो जाएगा। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहले सोच रही थी कि डायरेक्टर ली से बात करना मुश्किल होगा, पर अब लगता है कि लू साहिबा हमारे प्रोजेक्ट को सही मानती हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लू साहिबा बहुत प्रोफेशनल हैं। वो किसी रिश्ते या इंसान के लिए नियमों से समझौता नहीं करेंगी। तुम्हें अपने प्रपोजल को और बेहतर बनाना होगा ताकि वो हर कसौटी पर खरा उतरे। मैं समझती हूँ पापा। मैंने टीम से कहकर प्रपोजल में बदलाव शुरू करवा दिए हैं। कल ही डायरेक्टर ली को भेज दूंगी। हमें सचमुच लू किंगयुआन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आज वो अचेन से न मिलती तो पता नहीं लड़का कब तक वहां फंसा रहता। और इस हिसाब से देखें तो सुन परिवार का पता अब साफ होने वाला है। रात को खाना खाते समय मेरा ध्यान कहीं और था। दिन की वो तस्वीरें मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। मैं और लू किंगयुआन दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। वो आसमान की ऊंचाइयों पर बैठी महिला हैं। हमारे परिवारों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे उनके बारे में ऐसी फालतू बातें नहीं सोचनी चाहिए। खाना खाने के बाद मैं कमरे में आया और चेन शुएनिंग का दिया हुआ वो कार्ड निकाला। बहुत देर सोचने के बाद मैंने उस कार्ड को स्टडी टेबल के ड्रायर में रख दिया। मुझे खुद से कभी उन्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, मिस चेन को भी नहीं, जब तक कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत न आए। इसी समय लू किंगयुआन अपने स्टडी रूम में आई। चेन शुएनिंग पहले ही सारी फाइल्स टेबल पर रख चुकी थी। मैडम लू, शे परिवार की सारी डिटेल्स यहाँ हैं। शे शियांग एक बहुत ही दूरदर्शी बिजनेसमैन है। शुरुआत में उन्होंने रियल एस्टेट से पैसा कमाया, बाद में फाइनेंस और टेक्स सेक्टर में आ गए। उनकी साख बहुत अच्छी है। शे नियंसी उनकी बड़ी बेटी हैं। वो काफी काबिल हैं। इस बार के दक्षिणी स्मार्ट पार्क प्रोजेक्ट पर उनकी टीम ने 3 महीने तक लगातार काम किया है और प्रपोजल वाकई काफी इनोवेटिव है। शे चेन परिवार का छोटा बेटा है जो फिलहाल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और उसका स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी है। लू किंगयुआन ने फाइल्स को पलटना शुरू किया और जैसे ही मेरी फोटो सामने आई उनकी नजरें वहीं टिक गईं। शे चेन ने कॉलेज के दौरान कई चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लिया है और गरीब बच्चों की मदद के लिए एक फाउंडेशन भी बनाया है। उसके एक डिजाइन को इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन कंपटीशन में ग्रैंड प्राइज भी मिल चुका है। मुझे नहीं पता था कि शे चेन न सिर्फ बाहर से इतना साफ सुथरा है बल्कि उसका दिल भी इतना आने का है और वो टैलेंटेड भी है। मुझे पहले लगता था कि इस रईस सर्कल के सारे लड़के सिर्फ चालबाजियां करना जानते हैं, पर अब मेरा नजरिया थोड़ा बदल रहा है। दक्षिणी प्रोजेक्ट पर थोड़ा खास ध्यान रखना, ये देखना कि मंजूरी का प्रोसेस पूरी तरह फेयर हो, कोई भी पीठ पीछे कोई गड़बड़ न करने पाए। जी मैडम, मैंने टीम लगा दी है। सुन झिशियांग की कंपनी में हाल ही में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। उनके मटेरियल की क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। मैंने सारे सबूत मार्केट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं। उम्मीद है जल्दी ही एक्शन होगा। शे नियंसी दक्षिणी प्रोजेक्ट की मीटिंग के ब्रेक के दौरान अपने फोन में मॉल के सीसीटीवी की उस फोटो को बार बार देख रही थी। मीटिंग उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी रही थी। अभी अभी डायरेक्टर ली ने उनके प्रपोजल की जमकर तारीफ की थी, जो एक हफ्ते पहले के बर्ताव से बिल्कुल अलग था जब उन्हें मिलने तक का मौका नहीं मिल रहा था। शे नियंसी दिल ही दिल में जानती थी कि ये सब उस मॉल वाले वाकये का ही असर है। मिस शे, डायरेक्टर ली आपको मंजूरी की टाइमलाइन फाइनल करने के लिए अंदर बुला रहे हैं। तभी खबर आई कि रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को संसून परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और उन्होंने सुन परिवार की फैक्ट्रियों पर छापा मारकर घटिया क्वालिटी के कारण काम तुरंत रोकने का आदेश दे दिया है। शे नियंसी ने फोन जेब में रखा और जवाब दिया, मैं अभी आती हूँ। उसकी आवाज में थकान साफ महसूस हो रही थी। प्रोजेक्ट को ठीक करने के लिए वो 3 रातों से सोई नहीं थी और ऊपर से कल रात मेरी चिंता में उसकी नींद उड़ी हुई थी। मीटिंग रूम में घुसते ही डायरेक्टर ली ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मिस शे, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। आपको एक बात बतानी है। मैडम लू ने पिछले हफ्ते के दौरे के समय आपका शुरुआती प्रपोजल देखा था और खासकर इसके इको फ्रेंडली पार्ट की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट की सही दिशा है। शे नियंसी के कदम वहीं ठिठक गए। उसकी उंगलियां आपस में भिंच गईं। लू ग्रुप इस इंडस्ट्री का लीडर है और पापा ने बचपन से सिखाया था कि बड़ी कंपनियों के साथ काम करते समय हमेशा फेयर रूल्स पर ही भरोसा करना चाहिए। शे परिवार ने 30 साल तक बिजनेस में अपनी मेहनत से नाम कमाया
कमाया था। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया था, लेकिन इस बार खुद लू किंग-युआन ने आगे बढ़कर शे परिवार पर अपनी कृपा की रोशनी डाली थी। डायरेक्टर ली, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। हमारी टीम बस काम को मजबूत बनाना चाहती थी। ये हमारी तरफ से किए गए कुछ नए बदलाव हैं, आप देख लीजिए। डायरेक्टर ली ने फाइल्स पलटते हुए अचानक सिर उठाया। मिस शे, मैं सिर्फ तारीफ के लिए नहीं कह रहा। आपका ये प्रपोजल सिर्फ किस्मत के भरोसे पास नहीं हुआ है। मैडम लू की नजर कितनी पारखी है, ये हम दोनों जानते हैं। पिछले साल वेस्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट में 3 बड़ी कंपनियों के प्रपोजल्स उन्होंने रिजेक्ट करके वापस भेज दिए थे। खैर जो भी हो, जब मैडम लू ने खुद आप पर ध्यान दिया है तो आपको अपनी 120% मेहनत लगानी होगी। वैसे कल मॉल में जो हुआ वो भी मैंने सुना। सुन निंगनिंग उस बदतमीज लड़की का तो अब खेल खत्म समझो। तो लू किंग-युआन का अचेन की मदद करने का किस्सा अब कोई राज नहीं रह गया था। मेरा छोटा भाई ना समझ है, उसने मैडम लू को फालतू की परेशानी दी। लू ग्रुप के ऑफिस से बाहर निकलते ही ड्राइवर शाओ चेन ने कार साइड में लगाई। मिस शे, कंपनी चलना है या छोटे साहब के कॉलेज? पहले पुश्तैनी बंगले से कुछ सामान लेना है, फिर कंपनी चलेंगे। पापा, हमें मिस लू से मिलना है, पर हमारा कोई एडवांस अपॉइंटमेंट नहीं है। और वैसे भी सब जानते हैं कि लू किंग-युआन कभी किसी अनजान से आसानी से नहीं मिलती। शे नियंसी ने सीट बेल्ट बांधी और उसकी नजरें गंभीर हो गईं। अचेन के मामले में खुद जाकर शुक्रिया कहना जरूरी है। रही बात अपॉइंटमेंट की, तो पापा ने पुराने कॉन्टैक्ट से बात की थी। मैडम लू मिलने के लिए मान गई हैं। कार बंगले के सामने रुकी। पिता शे शियांग बाहर ही खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। सामान तैयार है। तुम्हारे दादाजी के जमाने की एक पुरानी पेंटिंग है जिसके पूरे सर्टिफिकेट साथ में है। ये बस एक साधारण सा तोहफा है जो हमारे शे परिवार की तरफ से एक सम्मान का प्रतीक है। पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? मैं इस बूढ़ी हड्डियों के साथ वहां जाकर क्या करूंगा? मैडम लू तुमसे अकेले मिलेंगी तो उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा। याद रखना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, शुक्रिया कहकर तुरंत निकल आना। प्रोजेक्ट की बात बिल्कुल मत छेड़ना। रही बात अचेन की, तो मैंने अंकल चांग से कहकर उसे कॉलेज भिजवा दिया है। तुम चिंता मत करो। दोपहर 2:15 पर शे नियंसी लू ग्रुप की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसने कई बार अपने कपड़े ठीक किए। हथेलियों का पसीना उसकी घबराहट साफ बयां कर रहा था। ड्राइवर शाओ चेन साथ अंदर जाना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। तुम कार में ही मेरा इंतजार करो। लॉबी में घुसते ही इंफॉर्मेशन मिलने पर असिस्टेंट उसे लिफ्ट की तरफ ले गया। मैडम लू 16वीं मंजिल पर बैठती हैं। दोपहर 3 बजे उनकी एक मीटिंग है। आपके पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। शे नियंसी ने सिर हिलाया। असिस्टेंट ने उसे सीईओ ऑफिस के दरवाजे पर ले जाकर रोका। मैडम लू, शे परिवार से मिस शे नियंसी आई हैं। अंदर से एक ठंडी आवाज आई, आने दो। शे नियंसी ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। लू किंग-युआन सिर झुकाकर कुछ फाइल्स देख रही थी। मैडम लू, आपके काम में खलल डालने के लिए माफी। मैं शे नियंसी हूँ। कल मेरे भाई को मॉल में जो परेशानी हुई थी उसमें आपने जो मदद की उसके लिए मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करने आई हूँ। लू किंग-युआन ने तुरंत सिर नहीं उठाया। करीब 3 सेकंड बाद उन्होंने धीरे से नजरें उठाई। बैठो। शे नियंसी टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। चेन शुएनिंग ने अंदर आकर उसके सामने गर्म चाय रखी। ये सामान वापस ले जाओ, मैं कभी गिफ्ट्स नहीं लेती। मैडम लू, ये कोई कीमती तोहफा नहीं है, बस हमारी तरफ से एक छोटा सा आदर है। मैंने सुना है कि आपको आर्ट और कैलीग्राफी पसंद है। ये हमारे परिवार की पुरानी धरोहर है। इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। मिस शे, कल जो हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। मैं मॉल के दौरे पर थी और जब मैंने सुन निंगनिंग को तमाशा करते देखा तो उसे रोकना मेरी जिम्मेदारी थी। इसका तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि इस बात का फायदा उठाकर तुम मुझसे कोई डील कर सकती हो या अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई रियायत पा सकती हो तो तुम गलत सोच रही हो। मैडम लू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारा प्रपोजल हमारी टीम की 3 महीने की कड़ी मेहनत का नतीजा है। हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। मैं आज सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की तरफ से शुक्रिया कहने आई हूँ। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। लू किंग-युआन ने उसे कुछ सेकंड शांत होकर देखा, फिर अचानक बात का रुख बदलते हुए कहा, मैंने तुम्हारा दक्षिणी प्रोजेक्ट का प्रपोजल देखा है। डिजाइन काफी अच्छा है। मौसम के हिसाब से जो बदलाव किए गए हैं और स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम का जो मॉड्यूल बनाया है वो सही है। उसमें फालतू की टेक्नोलॉजी का दिखावा नहीं है। आपकी इस तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम लू, हमारी टीम पूरी ईमानदारी से काम करेगी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ये मेरी तारीफ नहीं है, बल्कि आपका काम नियमों के मुताबिक सही है। उन्होंने प्रोजेक्ट फाइल का एक पन्ना पलटते हुए कहा, लेकिन यहाँ एक कमी है। मैंने अपनी टेक टीम से कहकर इसे ठीक करवाया है। मेरा सुझाव है कि तुम इसे ले जाकर एक बार देख लो। लू साहिबा इतनी व्यस्त रहने के बावजूद खुद एक प्रोजेक्ट के वेंटिलेशन डिजाइन पर ध्यान दे रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम लू, मैं वापस जाकर इसे तुरंत ठीक करवाऊंगी। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, मैं ये सिर्फ काम की क्वालिटी के लिए कर रही हूँ। लू किंग-युआन ने अपनी घड़ी देखी। चेन शुएनिंग तुरंत इशारा समझ गई। मिस शे, मैडम लू की 3 बजे की मीटिंग का समय हो गया है, तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कल मेरी मदद की। वो जैसे ही मुड़ने लगी, पीछे से एक बिल्कुल शांत और ठंडी आवाज आई, शे नियंसी। जी मैडम लू, फरमाइए। लू किंग-युआन कुर्सी पर पीछे टिक गई और शे नियंसी की तरफ देखा। शे चेन येंदा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का 2nd ईयर का स्टूडेंट है और जिंगशी का ये रईस सर्कल उन सीधे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो सिर्फ अपनी पढ़ाई और रिसर्च में ध्यान देना चाहते हैं। सुन निंगनिंग तो इस सर्कल की सबसे
मामूली लड़की है। कल जब वो मॉल में था तो उसके पास एक बॉडीगार्ड तक नहीं था। मिस शे, एक बड़ी बहन के तौर पर तुम्हारी ये लापरवाही वाकई समझ से बाहर है। ये मेरी गलती है, मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। शे परिवार को अगर जिंगशी में अपनी जगह बनानी है तो तुम्हारा काम तुम्हारी ताकत होना चाहिए। तुम्हें किसी के इत्तेफाक से किए गए एहसान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपने भाई का ख्याल रखो, कहीं ऐसा न हो कि कोई उसका इस्तेमाल करके शे परिवार को ब्लैकमेल करने लगे। शे नियंसी बात की गहराई समझ गई। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। चेन शुएनिंग दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने एक कार्ड आगे बढ़ाया। मिस शे, मैडम लू के निर्देश के मुताबिक अगर आगे से मिस्टर शे को कोई भी परेशानी हो तो आप सीधे इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आगे कोई परेशानी आए ही नहीं। कार में बैठने के बाद ड्राइवर शाओ चेन ने जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो तुरंत पानी की बोतल आगे बढ़ाई। शे नियंसी ने एक घूंट पानी पिया, तब जाकर उसकी धड़कनें नॉर्मल हुई। मैं ठीक हूँ, उसने चेन शुएनिंग का कार्ड संभाल कर रख लिया। मैडम लू ने प्रोजेक्ट में सुधार के जो नोट्स दिए हैं उन्हें ले जाकर तुरंत टेक्निकल टीम को दो। मुझे आज ही नया प्रपोजल तैयार चाहिए। कंपनी की तरफ जाते हुए रास्ते में शे नियंसी के पास मेरा फोन आया। दीदी, मैं कॉलेज पहुंच गया हूँ। कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। मैंने आपको फालतू की टेंशन दी। तुम ठीक हो तो सब ठीक है। आगे से कोई भी बात हो तो दीदी को बताना, मैं संभाल लूंगी। और हाँ, बाहर निकलते समय बॉडीगार्ड्स को साथ रखना मत भूलना। ऑफिस पहुंचकर शे नियंसी ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। टेक्निकल टीम आज रात यहीं रुकेगी और कल सुबह मुझे नया प्रपोजल चाहिए। मैडम लू ने खुद इस पर अपने नोट्स दिए हैं। हमें इसका पूरी तरह पालन करना होगा। मुझे सिर्फ काम पास नहीं करवाना, मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद ऑफिस में सिर्फ शे नियंसी अकेली बची थी। वो कुर्सी पर पीछे टिकी और लू किंगयुआन की आखिरी बात याद करने लगी। अपने भाई का ख्याल रखो। वो बात सिर्फ एक सलाह नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी। अगर आगे चलकर अचेन को कुछ भी हुआ तो शे परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। चेन शुएनिंग ने उस काली कार को लू मैंशन के सामने लाकर रोका। मैडम लू, आपके दादाजी लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। किंगयुआन, आओ बैठो। तुम्हारे आने से पहले मैंने किचन से कहकर ये सूप तैयार करवाया है, गरम गरम पी लो। लू किंगयुआन पास में बैठ गई। लू झेंगुओ ने चाय की एक घूंट ली और अचानक बात को काम की तरफ मोड़ दिया। वेस्ट सिटी के पुनर्वास का जो काम तुमने संभाला है वो अच्छा है, लेकिन आखिरी काम में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जी दादाजी, मैं ध्यान रखूंगी। खाना अभी आधा ही हुआ था कि लू झेंगुओ आराम करने चले गए। तभी लू की दादी शेन लानशिन और माँ सुशियू वहां आई। मेरी प्यारी पोती आखिरकार घर लौट आई। जरा दादी को देखने दो। इन दिनों तुम कितनी कमजोर हो गई हो। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हारी दादी सुबह से ही किचन में खड़ी होकर खुद सब देख रही थी। उन्होंने तुम्हारे पसंदीदा डिमसम बनवाए हैं। शेन लानशिन ने लू किंगयुआन का हाथ पकड़कर उसे बिठाया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। अचानक उन्होंने अंदर के कमरे की तरफ आवाज लगाई। सुनो जी, जरा बाहर आओ। हमारी प्यारी पोती तो बिल्कुल काम में ही डूब गई है। उसे अपनी शादी ब्याह की कोई फिक्र ही नहीं है। लू झेंगुओ का चाय का कप पकड़ते हुए हाथ थोड़ा डगमगाया और चाय की कुछ बूंदें टेबल पर गिर गईं। वो कप रखकर बाहर आए और गंभीर चेहरा बनाकर बोले, खाना खाते समय सिर्फ खाने की बात करो। ये फालतू की बातें क्यों छेड़ रही हो? अगर मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? पड़ोस के शर्मा जी का पोता तो अब स्कूल जाने लगा है। लू झेंगुओ ने थोड़ा अजीब सा मुंह बनाया पर कुछ बोले नहीं। मम्मी, किंगयुआन खुद समझदार है, हम धीरे आराम से बात करेंगे। उन्होंने लू किंगयुआन की प्लेट में एक डिमसम रखा। जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लू झेंगुओ ने गंभीरता से कहा, किंगयुआन, मैं जानता हूँ कि तुम काम में बिजी रहती हो, लेकिन तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम हमें हमेशा अकेले नहीं रह सकती। लू किंगयुआन ने नजरें झुका ली और कटोरी में सूप को चम्मच से हिलाने लगी। इन सालों में उन्होंने सिर्फ बिजनेस के फायदों के लिए होने वाली शादियां ही देखी थीं और वो कभी भी उन लड़कों की तरफ आकर्षित नहीं हुई थीं। दादाजी, शादी कोई बिजनेस की डील नहीं है जिससे हम अपना रसूख बढ़ाएं। अगर मैं कभी शादी करूंगी तो सिर्फ उस इंसान से करूंगी जिसके सामने मुझे कोई दिखावा न करना पड़े, न कि सिर्फ लू परिवार के फायदों के लिए की गई कोई डील होगी। दिखावा न करना पड़े? तुम जिंगशी की सबसे यंग सीईओ हो। न जाने कितने लोगों का करियर तुम्हारे हाथों में है। तुम किसी के सामने इतनी आसानी से अपना सच कैसे रख सकती हो? किंगयुआन, देखो, ये तुम्हारे अंकल चांग का पोता है जो पेशे से एक डॉक्टर है। बहुत ही शरीफ लड़का है। मैंने तुम्हारे अंकल चांग से बात कर ली है। इस वीकेंड तुम दोनों एक बार मिल लो। लू किंगयुआन अभी मना करने ही वाली थी। मैं इस बूढ़ी हड्डियों के साथ पता नहीं कितने दिन और जीऊंगी। बस मरती आंखों से तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ये छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी? दादी, मम्मी भी तो आपके भले के लिए कह रही हैं। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। उस समय अगर तुमने मुझे किंगयुआन के लिए लड़के ढूंढने से न रोका होता तो क्या बात आज तक लटकी रहती? लू झेंगुओ ने तुरंत अपना मुंह बंद किया और चाय पीने का नाटक करने लगे। सुवान ने धीरे से लू किंगयुआन का हाथ थपथपाया और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि अभी हाँ कह दे। तभी लू किंगयुआन के पिता लू फेंगनियन बाहर से अंदर आए। मैं आ गया। हाँ किंगयुआन, येंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर ने तुम्हारे लिए ये इनविटेशन कार्ड भिजवाया है। वो तुम्हें कॉलेज के एनिवर्सरी फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते हैं। कॉलेज का फंक्शन? ये तो बहुत अच्छी बात है। येंदा एक नामी यूनिवर्सिटी है, वहाँ जरूर कई होनहार और अच्छे लड़के होंगे। किंगयुआन, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। येंदा तुम्हारी खुद की पुरानी यूनिवर्सिटी रही है और 100 साल का ये फंक्शन वाकई खास है। तुम्हें जाना चाहिए। रही बात
शादी की तो दादी की बात को अनसुना मत करना। इस साल के आखिर तक मुझे कोई ना कोई नतीजा चाहिए। अगर उस फंक्शन में कोई लड़का पसंद आ जाए तो उसे सीधे घर ले आना ताकि दादी भी एक बार देख लेफ्टिनेंट। मैं जानती थी कि दादी के सामने इस बात से बचना नामुमकिन है। मैडम लू, येंदा यूनिवर्सिटी के फंक्शन का पूरा शेड्यूल तैयार हो गया है। कॉलेज अथॉरिटीज चाहती हैं कि आप ओपनिंग सेरेमनी में युवा और शहर का विकास विषय पर 10 मिनट की स्पीच दें। इसके अलावा कॉलेज की कमेटी ने मेहमानों की एक लिस्ट भी भेजी है, आप एक बार देख लीजिए। शे परिवार का नाम इस लिस्ट में क्यों है? कमर्शियल प्रोजेक्ट शे परिवार का जो दक्षिणी स्मार्ट पार्क प्रोजेक्ट है वो येंदा यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का एक केस स्टडी है। इसलिए कॉलेज ने खास तौर पर मिस शे को बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इनवाइट किया है और उनके लिए एक सेमिनार में अपने प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करने का टाइम भी फिक्स किया है। मैं वीडियो कॉल पे एल्डर लू को नए साल की बधाई दे रहा था ना, तभी उनकी पोती लू किंगवान अचानक सिर्फ एक बाथ टॉवल लपेटे हुए मेरे पीछे से सामने आ गई और आकर क्या बोलती है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? अब भाई ये देखकर एल्डर लू तो शॉक होकर बिल्कुल फ्रीज हो गए और मेरी तो सिटी पिटी ही गुल हो गई। मैं भी वहां बिल्कुल पत्थर बन गया। उधर शिए फैमिली के स्टडी रूम में शिए नियंसी थोड़ा आईब्रो सिकोड़ते हुए येंजिंग यूनिवर्सिटी के सेंटेनरी सेलिब्रेशन के इन्विटेशन कार्ड को देख रही हैं। तभी श्याओ चेन एक तरफ खड़ा होकर बड़े एक्साइटमेंट के साथ बोलता है कि शिए बॉस, येंजिंग यूनिवर्सिटी का ये 100 साल का सेलिब्रेशन ना अपने कैपिटल का बहुत ही बड़ा इवेंट है। जितने भी लोगों को इनवाइट किया गया है वो सब बड़े बड़े और रसूखदार लोग हैं। हमारे नए प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए ये सच में एक नंबर का मौका है बॉस। इसके बाद क्या था भाई, अगले आधे महीने तक बहुत सारे बड़े बड़े खानदान अंदर ही अंदर हाथ पैर मार रहे थे ताकि सेलिब्रेशन में उनके बेटों को लू किंगवान से मिलने और बात करने का कोई चांस मिल सके। उधर शेन लानहिन तो इस मामले में और भी ज्यादा सीरियस थी। वो रोज सू शियू को फोन घुमा देती थी कि बहू, मेरी पोती के लिए कुछ और बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस रेडी करवा लेना और उसे बोलना कि सब अच्छे से पहनकर ट्राई कर ले। मैंने तो भाई पता भी लगवा लिया है कि सेलिब्रेशन वाले दिन कौन कौन से यौन जवान लड़के आने वाले हैं। मैंने बिल्कुल एक एक डिटेल के साथ मस्त लिस्ट तैयार कर ली है। तुम जल्दी से ये लिस्ट अपनी लू किंगवान तक पहुंचा दो। अब सू शियू अपनी बेटी का नेचर अच्छे से जानती थी कि उसे ये सब तमाशा पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने चुपचाप वो लिस्ट उसकी ऑफिस टेबल पर रखी और प्यार से बोली, मुझे पता है बेटा तुम्हें ये सब ड्रामे पसंद नहीं है, पर ये तुम्हारी दादी का प्यार है। अगर तुम्हारा मन सच में इसे देखने का ना हो तो बस मेरा मान रखने के लिए इसे रख लो। दादी का दिल मत दुखाना। लू किंगवान ने अपनी माँ की आंखों में वो प्यार देखा तो मना नहीं कर पाई और उस लिस्ट को उठाकर सीधे ड्रॉर में डाल दिया। पर बात वही है ना भाई, वो ड्रॉर उसके बाद फिर कभी खुला ही नहीं। खैर, जब सेलिब्रेशन का दिन आया तो लू किंगवान चीफ गेस्ट के तौर पर स्टेज पर स्पीच देने के लिए आई। पोडियम पर आकर वो बोली, रेस्पेक्टेड टीचर्स, प्यारे स्टूडेंट्स और यहाँ आए हुए सभी मेहमानों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। अब मैं अभी ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि अचानक मेरे कानों में डायरेक्टर शिए और प्रोफेसर झांग की आवाज गूंजी, क्यों भाई, रेडी हो ना? चलो चलो, अब बुके देने का टाइम हो गया है। मैंने भाई एक लंबी गहरी सांस ली और प्रोफेसर झांग के हाथ से वो फूलों का बुके पकड़ लिया। लाइन से लेकर स्टेज तक का डिस्टेंस वैसे तो बस कुछ ही मीटर का था यार, पर कसम से मुझे अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने स्टेज पर जाकर बोला, लू बॉस, हेलो। लू किंगवान ने हाथ बढ़ाकर जैसे ही बुके लिया, उनका हाथ गलती से मेरे हाथ से टच हो गया। भाई मैं तो एक झटके में ऐसे पीछे हटा जैसे किसी ने 440 वोल्ट का करंट मार दिया हो। फिर खुद को संभाल कर जो रटा मार के गया था वही बोलना शुरू किया कि येंजिंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते इस 100 साल के ऐतिहासिक सेलिब्रेशन का गवाह बनना हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है और उससे भी बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमें आपकी स्पीच सुनने का मौका मिला। आपकी बातों ने हमें ये सिखाया है कि आज के यूथ को। अब भाई आगे की लाइन मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गई, मैं अटक गया। तभी सामने से लू किंगवान ने धीरे से बोला, अपने दिल में देश के लिए जज्बा रखना चाहिए और इस दौर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। भाई साहब, मैंने एक झटके में अपना सिर ऊपर उठाया जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो और तुरंत उनकी लाइन दोहराई कि अपने दिल में देश के लिए जज्बा रखना चाहिए और इस दौर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हम हमेशा आपको अपना रोल मॉडल मानकर चलेंगे और पढ़ाई लिखाई में खुद को और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि अपने देश की तरक्की में अपना छोटा सा योगदान दे सकें। थैंक यू सो मच। लू बॉस ने थोड़ा सा सिर हिलाया। उधर मेरे चेहरे पर 12 बज रहे थे। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, आई एम रियली सॉरी लू बॉस। अभी मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया था, ये बहुत ही रूड था मेरी तरफ से। तो सामने से लू बॉस बड़े शांत अंदाज में रुमाल बढ़ाते हुए बोली, कोई बात नहीं, पहले अपना पसीना पोंछ लो। मैं तो एक सेकंड के लिए बिल्कुल सन्न रह गया। फिर बड़े नेचुरल तरीके से उनके हाथ से वो हैंकरचीफ ले लिया। माथे का पसीना अच्छे से साफ करने के बाद मैंने उसे सलीके से फोल्ड किया और उन्हें वापस कर दिया। थैंक यू लू बॉस। तभी वहां खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई स्टूडेंट शिए चेन की स्पीच सच में कितनी रियल थी ना, सिर्फ कागज से रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ने से तो कहीं ज्यादा दिल को छू गई। अब हॉल में जो फुसफुसाहट चल रही थी वो धीरे धीरे शांत हो गई और मैं चैन की सांस लेकर आराम से स्टेज से नीचे उतर आया। नीचे आते ही डायरेक्टर शिए बोले, अरे वाह चैन, तुमने तो मौके पर चौका मार दिया, सिचुएशन बहुत सही हैंडल की। और देखो लू बॉस ने भी हमारे परिवार को कितनी इज्जत दी। मैंने कहा, अरे वो तो शुक्र है लू बॉस ने टाइम पर याद दिला दिया, वरना मैं तो सब भूल भाल गया था। अच्छा हुआ एन मौके पर पैनिक नहीं हुआ, नहीं तो आज शिए फैमिली की नाक कट जाती। मैंने थोड़ा मुंह बनाते हुए वहां जो
जो कुछ भी तमाशा हुआ था वो सब एक सांस में बता दिया और फिर बोला, वैसे लू किंगवान इतनी भी खड़ूस और बेरहम नहीं है जितना लोग उनके बारे में अफवाहें उड़ाते रहते हैं। शिएन यांसी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि लू बॉस बहुत ऊंचे लेवल की खिलाड़ी हैं। वो इन छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देती, पर हाँ तुम ज्यादा हवा में मत उड़ना। उनके सामने हमेशा कायदे से और तमीज से ही पेश आना। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया, जी बिल्कुल। फिर उसी शाम को मैं अपने गोल्ड मेडल डिजाइन विनर वाले इन्विटेशन कार्ड को स्वैग से हाथ में लेकर स्कूल के सेलिब्रेशन डिनर पार्टी के ग्रैंड हॉल में पहुंच गया। वहां घुसते ही कुछ लोग बोले, अरे भाई चेन आ गया, बड़े दिनों बाद दिखे यार, तुम तो दिन ब दिन और हैंडसम होते जा रहे हो। काफी लोगों ने स्माइल देकर हेलो हाय किया। मैंने भी बड़े सलीके से सबको रिप्लाई दिया और फिर खिड़की के पास एक खाली कोना देकर आराम से बैठ गया। मैंने जैसे ही टेबल से शैंपेन का ग्लास उठाया और एक चुस्की लेने ही वाला था कि तभी कान के पास एक बड़ी ही बदतमीज और चुभने वाली आवाज आई, अरे भाई ये तो हमारे शिए फैमिली के लाडले यंग मास्टर हैं। क्यों भाई यहाँ कोने में अकेले मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? मैंने सिर उठाकर देखा तो लिन जिहाओ फॉरेन लैंग्वेजेस वाले अपने कुछ चेले चपाटों को लेकर मेरी तरफ आ रहा था और साला जानबूझकर अपने हाथ की महंगी घड़ी फ्लॉन्ट कर रहा था। अब सीन ये था भाई कि इस कैपिटल के अमीर सर्कल में लिन फैमिली बस एक आम चलाओ एवरेज फैमिली थी। ये लोग हमेशा शिए फैमिली के तलवे चाटने की कोशिश करते थे पर कभी दाल गली नहीं। इसीलिए लिन जिहाओ चिढ़ा हुआ रहता था और मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढता था। अब सुबह जो मैं स्पीच भूल गया था उससे तो इस गधे को जैसे बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल गया। वो आगे बोला, क्यों बोलती बंद हो गई क्या? तुम तो बस अपने खानदान के नाम पर यहाँ आ गए, वरना तुम्हारी खुद की क्या औकात थी जो इस पार्टी में पैर भी रख पाते? सही में यार बस बाप के पैसे पे ऐश करना आता है और खुद को 30 मार खां समझते हो। मैंने ग्लास टेबल पर रखा और कहा, मेरा बैकग्राउंड कैसा है ये बताने वाले तुम कोई नहीं होते। और सुनो, मुझे जो सुबह बुके देने का मौका मिला था ना वो इसलिए मिला था क्योंकि मेरे डिजाइन को गोल्ड मेडल मिला है और कॉलेज के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मेरे लिए वोट किया था। हम तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने पापा की सिफारिश लगवाकर चोर दरवाजे से गेस्ट्स की लिस्ट में नाम लिखवाकर घुस आए हों। और एक बात, ये जो घड़ी तुमने हाथ में चमका रखी है ना, ये तुम्हारे हाथ में बिल्कुल चोर बाजार का माल लग रही है। महंगी चीज का कबाड़ा कर दिया तुमने। लिन जिहाओ गुस्से से तमतमा गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस टोन में बात करो? मैंने हंसते हुए कहा, मिस्टर लिन जरा पैर जमा के खड़े रहो, कहीं अभी चक्कर खा के गिर पड़े ना तो तुम्हारे पापा कल आकर रोएंगे कि मैंने तुम्हें डांट दिया। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, मिस्टर लिन पब्लिक प्लेस में अपनी जुबान और तमीज का थोड़ा ध्यान रखिए। आवाज सुनते ही लिन जिहाओ के तोते उड़ गए। लू बॉस! अरे मैं तो बस स्टूडेंट शिए के साथ ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहा था, बस इसके गोल्ड मेडल जीतने की खुशी मना रहे थे हम तो। लू किंगवान ने उसे घूरते हुए कहा, मिस्टर लिन की परवरिश कैसी है? ये तो उनके फादर को ही अच्छे से सिखाना चाहिए। इसके बाद लू किंगवान ने अपनी असिस्टेंट चेन शुएनिंग को धीरे से एक इंस्ट्रक्शन दिया जिसे सुनते ही लिन जिहाओ का चेहरा बिल्कुल हल्दी की तरह पीला पड़ गया। तभी फ्लैशबैक में वही सुबह वाला सीन दिमाग में घूमा कि जब मैं वीडियो कॉल पे एल्डर लू को नए साल की बधाई दे रहा था तभी उनकी पोती लू किंगवान अचानक सिर्फ एक बार टॉवल लपेटे हुए मेरे पीछे से सामने आ गई थी और पूछ रही थी कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। एल्डर लू शॉक होकर फ्रीज हो गए थे और मैं भी वहां बिल्कुल पत्थर बन गया था। वापस प्रेजेंट में आते ही मैंने बड़े सलीके से कहा, थैंक यू लू बॉस, सुबह स्टेज पर मेरी लाज रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बड़े तमीज से लू किंगवान को थैंक यू बोला। अब लिन जिहाओ ने जब ये नजारा देखा कि लू बॉस तो मेरे साथ इतनी नरमी से बात कर रही हैं तो उसका मुंह और छोटा हो गया। वो अपना सा मुंह लेकर अपने दोस्तों के साथ दुम दबाकर वहां से निकल गया। लू किंगवान मुझसे बोली, वैसे तुमने अभी बहुत सही तरीके से जवाब दिया, न ज्यादा एटीट्यूड दिखाया और ना ही दबे। मैंने कहा, वो खुद ही आकर फालतू में पंगा ले रहा था। वो मुस्कुराई, मोमो अपना एक स्टैंड होना अच्छी बात है पर लाइफ में खुद को सेफ रखना भी आना चाहिए। तभी स्टेज से अनाउंसमेंट हुई, रेस्पेक्टेड गेस्ट्स और प्यारे एल्यूमनाई, हमारी येंजिंग यूनिवर्सिटी के पुराने ट्रेडिशन के मुताबिक इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन का पहला डांस ओपन करने के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ लू बॉस को इनवाइट करता हूं। तो मैम, क्या आप आज की इस महफिल की शुरुआत करने के लिए अपने लिए कोई मेल पार्टनर चुनना चाहेंगी? अब भाई मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं सोचने लगा कि कहीं ये मुझे तो नहीं बुला लेंगी। अगर इन्होंने मेरा नाम ले लिया तो मैं क्या करूंगा यार। लू किंगवान की नजरें पूरे हॉल में घूमी। वहां खड़े सारे लड़के उम्मीद से छाती फुलाए खड़े थे पर उनकी नजरों ने सबको बाईपास किया और सीधे आकर मुझ पर टिक गई। स्टूडेंट शिए चेन, क्या मुझे आपके साथ ये पहला डांस करने का सम्मान मिल सकता है? आस पास के लोग आनाफूसी करने लगे कि लू बॉस तो सीधे सीधे शिए फैमिली के साथ अपने कनेक्शन मजबूत कर रही हैं। पर भाई उस मोमेंट पे मेरी जो हालत थी ना, मैं शर्म और ऑकवर्डनेस के मारे सोच रहा था कि काश जमीन फटे और मैं अंदर समा जाऊं। मैं अभी मूर्ति की तरह ब्लैंक खड़ा ही था कि लू किंगवान ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। अब तो पूरे हॉल की लाइटें और सबकी नजरें हम पर ऐसे आ टिकी जैसे कोई लाइव ड्रामा चल रहा हो। कुछ लोग हैरान थे, कुछ जल भुनकर कोयला हो रहे थे तो कुछ मजे ले रहे थे। मेरी हालत तो बिल्कुल लाइव तंदूर पर सिकने जैसी हो गई थी भाई। पर अब पीछे हटने का तो कोई रास्ता था नहीं। मैं हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और धीरे से लू किंगवान का हाथ थाम लिया। मैंने धीरे से कहा, मैम मैं डांस में बहुत अनाड़ी हूँ, अगर गलती से मेरा पैर आपके पैर पर पड़ जाए ना तो प्लीज मुझे पहले ही माफ कर दीजिएगा। लू किंगवान ने जैसे ही अपना हाथ मेरे हाथ में लॉक किया, कसम से मेरे दिल ने एक तगड़ी रिवर्स गियर मारी। उधर भीड़ में लोग बातें बना रहे थे कि भाई जोड़ी तो देखो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। अगर शिए फैमिली का लू बॉस के साथ ये बॉन्ड पक्का हो गया ना तो समझो कैपिटल के मार्केट में शिए फैमिली का सिक्का हमेशा के लिए जम जाएगा। खैर, हम दोनों डांस फ्लोर के बिल्कुल सेंटर में आ गए और एक बड़ा ही सूथिंग सा वॉल्ट्स म्यूजिक बैकग्राउंड में बजने लगा। लू किंगवान ने बड़े शांत स्वर में कहा, पैनिक मत
मत करो, बस मेरे स्टेप्स के साथ रिदम मिलाओ, बिल्कुल धीरे धीरे। उनकी बात सुनकर मेरी बॉडी जो लकड़ी की तरह अकड़ गई थी वो थोड़ी रिलैक्स हुई। शुरुआत में तो मेरे स्टेप्स बहुत अजीब लग रहे थे और वही हुआ जिसका डर था। पहली बार में ही मेरा पैर उनके पैर पर जा पड़ा। मैंने तुरंत सक पकाकर कहा, आई एम रियली सॉरी लू बॉस। वो हल्की सी स्माइल के साथ बोली, कोई बात नहीं, 2-4 स्टेप्स और करोगे तो फ्लो आ जाएगा। लू किंगवान की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। वो बड़े आराम से मेरी बॉडी के मूवमेंट्स को गाइड कर रही थी। उनका तरीका इतना पेशेंट और जेंटल था कि मेरा सारा डर गायब हो गया और मैं खुल गया। डांस करते करते उन्होंने पूछा, वैसे सुबह जब तुम बुके दे रहे थे तब क्या तुम मुझसे डर रहे थे? ये सुनते ही मेरी उंगलियां थोड़ी सी सिहर गईं। मैंने सच बता दिया। डर इस बात का था कि इतने बड़े इवेंट में कहीं मुझसे कोई ब्लंडर ना हो जाए। वो हंसकर बोली, अच्छा तो क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ? मैंने कहा, अरे नहीं मैम, आप डरावनी बिल्कुल नहीं है, बस आपका ऑरा और पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है ना कि सामने वाले की वैसे ही बोलने की हिम्मत नहीं होती। लू किंगवान ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे बड़े सलीके से एक राउंड घुमा दिया और घुमाते हुए आंखों में आंखें डालकर पूछा, अच्छा तो अब बताओ, अब कैसा लग रहा है? भाई उसके बाद मैं डांस फ्लोर से बाहर कैसे आया, मुझे कुछ होश नहीं रहा। सच कहूं तो उस वक्त मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं सीधे उनकी आंखों में झांक सकूं। पार्टी के सेकंड हाफ में तो नजारा ही बदल गया भाई। बहुत सारे रईस और बड़े बड़े बिजनेसमैन खुद चलकर मेरे और लू किंगवान के पास आने लगे और बड़े ही मक्खन लगाने वाले अंदाज में बात करने लगे। खासकर वो लोग जो पहले हमारी शिये फैमिली को घास नहीं डालते थे, वो अब अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए उतावले हो रहे थे। शिये नियंसी ने भी बिना किसी गड़बड़ के सबको बहुत ही पॉलिटिकली और स्मूथली हैंडल किया। उन्हें अंदर ही अंदर पता चल चुका था कि लिन जिहाओ और उसका बाप बेइज्जती के मारे दुम दबाकर पार्टी से खिसक चुके हैं। उधर लिन परिवार की गाड़ी में सीन चल रहा था कि लिन जिहाओ का बाप गुस्से में चिल्लाया, साले गधे, मैंने तुझे कितनी बार वार्न किया है कि शिये फैमिली के किसी बंदे से पंगा मत लेना और लू बॉस से तो गलती से भी मत टकराना, पर नहीं, तुझे तो अपनी अक्ल चलानी थी। अब देख, पूरे सर्कल में हमारे खानदान की थू थू करवा दी तूने। लिन जिहाओ मुंह फुलाकर बोला, पर पापा मुझे बस ये हजम नहीं हो रहा था कि उस शिये चेन पर लू बॉस इतनी मेहरबान क्यों है, उसमें ऐसा क्या है? उसका बाप डांटे हुए बोला, क्योंकि वो टैलेंटेड है बेवकूफ, और शिये फैमिली का क्लास और वैल्यूज हमारे इस दिखावे के बिजनेस से कहीं ज्यादा ऊपर है। कल से तेरा बाहर निकलना बंद, घर में बैठकर अपनी इस हरकत पर पछतावा कर। अगर अब कोई और तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर पार्टी में जब थोड़ा ब्रेक हुआ तो मैं थोड़ी खुली हवा खाने के लिए बालकनी की तरफ चला गया। देखा तो लू किंगवान भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। रात की हवा में थोड़ी ठंडक थी तो मैंने तुरंत अपना कोट उतारा और उनके कंधों पर डालते हुए बोला, लू बॉस, बाहर थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, आप ये ले लीजिए। लू किंगवान ने बिना किसी ना नुकुर के वो कोट ले लिया और अपने कंधों पर सेट कर लिया। उस कोट से आ रही सीडार की हल्की सी खुशबू ने जैसे उनके मूड को एकदम फ्रेश और वार्म कर दिया। वो शांत होकर बोली, आगे से ना ऐसे फालतू और ओछे लोगों के मुंह लगना बंद करो। मैंने सफाई दी, मुझे पता है मैम, पर कसम से मैं तो आराम से बैठा था। वो लोग खुद ही आकर जबरदस्ती की फुटेज खा रहे थे, मैंने तो उन्हें भाव भी नहीं दिया था। वो आगे बोली, मुझे सब पता है, ये जो कैपिटल का अमीर सर्कल है ना, ये बाहर से जितना तड़क भड़क वाला दिखता है, इसके अंदर उतनी ही गंदी पॉलिटिक्स और साजिशें चलती हैं। ये लिन फैमिली और इनके जैसे कुछ छोटे मोटे लोग जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। अगर तुम इनके चक्कर में पड़ोगे तो फालतू के पंगों में फंस जाओगे। भाई ये सुनकर मेरे दिल में घंटी बजी, क्या ये सच में मेरे लिए इतनी फिक्रमंद है? मोमो, वो आगे बोली, खैर आगे से कॉलेज में या बाहर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए जो तुमसे सॉल्व ना हो रही हो तो बिना झिझक के सीधे चेन शुएनिंग को कॉल लगा देना। इतना बोलकर वो बड़े ग्रेस के साथ वापस हॉल के अंदर चली गई। मैंने तुरंत अपनी जेब से स्केचबुक निकाली और वहीं खड़े खड़े कुछ ही स्ट्रोक्स में उनकी वो खूबसूरत बैक प्रोफाइल स्केच कर दी। उधर कार में बैठते ही चेन शुएनिंग ने धीरे से पूछा, मैम आज आपने मिस्टर शिये के लिए जो बिहेवियर दिखाया वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल नहीं था? इससे बाकी लोगों में कोई और ही सिग्नल जा सकता है? लू किंगवान ने आराम से सीट पर बैठ ली और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, शिये फैमिली इस पूरे करप्ट कैपिटल में एक साफ सुथरी और इज्जतदार फैमिली है और शिये चेन न सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि उसे अपनी हदों का भी पता है। वो इस काबिल है कि मैं उसका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखूं। अब चेन शुएनिंग तो ये सुनकर एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गई, फिर मन ही मन बुदबुदाई, लो कर लो बात। साफ सुथरे लोग तो और भी हैं इस शहर में मैम, पर आज तक तो आपने किसी गहरे नथु खैरे पर इतनी मेहरबानी नहीं दिखाई। तभी फिर वही कॉल वाला सीन घूम जाता है कि जब मैं वीडियो कॉल पे एल्डर लू को नए साले की बधाई दे रहा था तभी उनकी पोती लू किंगवान अचानक सिर्फ एक बाथ टॉवल लपेटे हुए मेरे पीछे से सामने आ गई थी और पूछ रही थी कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। एल्डर लू शॉक हो गए थे और मैं भी बिल्कुल पत्थर बन गया था। खैर अब कहानी में कुछ दिन आगे का सीन आता है भाई। अचानक आसमान में बहुत जोर की बिजली कड़की और काले बादल छा गए। मैं अपनी स्केच बुक को सीने से चिपकाए जल्दी जल्दी लाइब्रेरी की तरफ भाग रहा था। तभी रास्ते के मोड़ पर मुझे कुछ लोग मेरे ही बारे में बकवास करते हुए सुनाई दिए तो मेरे पैर वहीं ठिठक गए। उस ग्रुप का लीडर था झांग जिंगे। मैं साले को अच्छे से जानता था। ये हमारे उसी पिटे हुए मोहरे लिन जिहाओ का खास चमचा था। वो अपने दोस्तों से कह रहा था, क्यों भाई तुम लोगों को सच में लगता है क्या कि उस शिये चेन ने अपनी काबिलियत के दम पर सुबह स्टेज पर बुके दिया था? अरे भाई मैंने खुद स्टूडेंट यूनियन के लड़कों से सेटिंग से पता लगाया है। उसके दादाजी ने
कॉलेज के 3 बड़े बड़े बुजुर्ग एलुमनाई से उसके लिए पैरवी करवाई थी। और वो जो उसे डिजाइन का गोल्ड मेडल मिला है ना, सुना है ज्यूरी पैनल में जो एक बूढ़े प्रोफेसर थे वो शिए फैमिली के लंगोटिया यार हैं, वरना साले की क्या औकात जो गोल्ड मेडल ले जाता। हा सही बात है भाई। वैसे तो साला बड़ा हरिश्चंद्र बन के घूमता है, पर अंदर से सब सेटिंग का खेल है। जब से कॉलेज का वो फंक्शन खत्म हुआ था, ये फालतू की गॉसिप्स थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब से लिन जिहाओ की सरेआम बेइज्जती हुई थी, उसने अपने इन चेलों को काम पे लगा दिया था कि जाओ और पूरे कैंपस में शिए चेन के खिलाफ झूठी अफवाहें उड़ाओ। कसम से यार, ऐसी फालतू बातों पर भी कुछ गधे यकीन कर लेते हैं। ये सोचकर हंसी भी आती है और तरस भी। मैं सीधे उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, अरे वाह सीनियर झांग, आपकी जासूसी तो कमाल की है यार। यहाँ तक कि मेरे दादाजी ने किन 3 एल्यूमनाई से बात की, इसकी भी आपने मनगढ़ंत स्क्रिप्ट एकदम सस्पेंस थ्रिलर की तरह तैयार कर ली। पर शायद आपकी अधूरी नॉलेज को मैं करेक्ट कर दूं कि बुके देने वाले का नाम पूरे कॉलेज की ओपन वोटिंग से तय हुआ था और वो रिजल्ट पूरे 7 दिन तक मेन नोटिस बोर्ड पर चिपका हुआ था। अगर सीनियर की आंखें कमजोर हैं या आपने नहीं देखा तो कहो तो लिंक व्हाट्सएप कर दूं। और रही बात उस गोल्ड मेडल के जजेस की, तो वो लिस्ट भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिक है। और जिस बूढ़े प्रोफेसर को आप मेरे दादाजी का लंगोटिया यार बता रहे हैं ना, वो पिछले साल ही फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिटायर होकर इंडिया आए हैं और मेरी उनसे पहली मुलाकात पिछले हफ्ते ही हुई थी। लेकिन सीनियर झांग, इन सब बातों को छोड़ो। पिछले महीने जो फॉरेन लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट का पोएट्री कंपटीशन हुआ था, उसमें जो आपको फर्स्ट प्राइज मिला था, वो जुगाड़ कैसे सेट हुआ था, ये तो आपके जमीर को अच्छे से पता होगा ना। झांग जिंगे का पारा चढ़ गया। तू मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा, वो मैंने अपनी मेहनत से जीता था, मैंने हंसते हुए कहा। ओहो, यानी मैं जीतूं तो जुगाड़ और सिफारिश, और आप जीतो तो कड़ी मेहनत। कमाल है यार। और वैसे भी मैंने तो बस एक सीधा सा सवाल पूछा था, आप इतना हाइपर होकर मिर्ची क्यों खा रहे हो? तभी उसके दोस्त उसका हाथ खींचते हुए बोले, छोड़ो यार झांग, इसके मुंह मत लगो, हमें वैसे भी लाइब्रेरी में काम है, चलो यहाँ से। झांग जिंगे ने मुझे एक खूंखार लुक दिया और पैर पटकता हुआ अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। जब मैं लाइब्रेरी से अपना सारा सामान पैक करके बाहर निकला तो भाई साहब, बाहर तो मौसम ने पलटी मार दी थी। तेज ठंडी हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसने 1 सेकंड में मेरे आगे के बाल गीले कर दिए। मैं सोचने लगा कि सुबह जब घर से निकला था तब तो कड़क धूप थी, अचानक ये आफत कहां से बरसने लगी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि मैं आज अम्ब्रेला लाना भी भूल गया था। मैंने थोड़ा चिढ़कर अपनी आईब्रो सिकोड़ दी और तभी मेरी नजर सामने पड़ी। लो भाई, झांग जिंगे और उसका वो गैंग भी वहीं शेड के नीचे फंसा हुआ था। कसम से दुश्मन भी वहीं मिलते हैं जहां आप हंसे हो। मैंने टाइम पास करने के लिए बैग से स्केच बुक निकाली और वहीं खड़े खड़े उस बारिश के खूबसूरत व्यू को पेपर पर उतारने लगा। ये देखकर झांग जिंगे फिर तंज कसते हुए बोला, अरे भाई, हमारे शिए खानदान के लाडले के शौक तो देखो, इस आंधी तूफान में भी ड्राइंग चल रही है। मैंने बिना स्केच से नजर हटाए कहा, सीनियर झांग, यहाँ खड़े खड़े फालतू की बकवास करने से लाख गुना बेहतर होगा कि हॉस्टल जाओ और इंग्लिश की डिक्शनरी खोलकर बैठो, वरना अगली बार जो इंग्लिश डिबेट होने वाली है ना, उसमें फिर से नीचे से टॉप करोगे। उसका एक दोस्त फुसफुसाया, साले में एटीट्यूड तो कूट कूट कर भरा है, इंग्लिश से तेज तो इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। झांग जिंगे बड़बड़ाया, सब सेटिंग का कमाल है, वरना हर जगह इसकी दाल कैसे गलती। झांग जिंगे गुस्से के मारे बिल्कुल थर थर कांपने लगा। वो मुझे मारने या कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक तेज बारिश के शोर को चीरती हुई एक कार के इंजन की भारी आवाज आई और वो लग्जरी कार सीधे लाइब्रेरी के शेड के आगे आकर रुक गई। वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक बहुत ही महंगी कस्टमाइज्ड सुपर कार थी जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सीधे लाइब्रेरी के गेट पर आकर रुकी थी। ये साफ था कि ये किसी आम रईस की गाड़ी नहीं थी। तभी कार का आगे का दरवाजा खुला और चेन शुएनिंग एक बड़ा सा रॉयल ब्लैक अम्ब्रेला तानकर नीचे उतरी और सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता देख मैं भी थोड़ा अटेंशन में खड़ा हो गया। उसने पास आकर बड़े आदर से कहा, मिस्टर शिए, लू बॉस ने आपके लिए ये अम्ब्रेला भिजवाया है। वो एक्चुअली किसी ऑफिशियल काम से यूनिवर्सिटी आई थी और उन्होंने गाड़ी से आपको यहाँ बारिश में फंसा हुआ देख लिया। आसपास के लोगों की नजरें शॉक होकर मेरी तरफ टिक गईं। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर वो अम्ब्रेला लिया और कहा, थैंक यू सो मच असिस्टेंट चेन, प्लीज मेरी तरफ से लू बॉस को बहुत बहुत थैंक यू बोलिएगा। मैं किसी और दिन मैं ये अम्ब्रेला उन्हें पक्का सेफली रिटर्न कर दूंगा। चेन शुएनिंग ने हल्के से स्माइल करते हुए सिर हिलाया और बोली, अरे मिस्टर शिए, आप बेकार में फॉर्मल हो रहे हैं। लू बॉस ने साफ साफ कहा है कि ये अम्ब्रेला उन्होंने आपको गिफ्ट किया है, इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे लू बॉस का आगे एक और इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, तो मैं अब चलती हूँ, टेक केयर। वो गाड़ी में बैठी, कार ने एक स्मूथ टर्न लिया और देखते ही देखते बारिश की चादर में ओझल हो गई। अब भाई, मुझे अपने आसपास उन लोगों की जलती हुई और हैरान नजरें साफ महसूस हो रही थीं। मैंने अपना सिर झुकाया और उस अम्ब्रेला को गौर से देखा। तभी मेरे पास खड़ी एक लड़की अचानक चौंकर धीरे से बोली, अम्ब्रेला पर लोगो है। वो बेचारी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी सहेली ने झटके से उसका हाथ खींचा और मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया कि फालतू मत बोल। मैंने जब अम्ब्रेला के लेदर हैंडल को ध्यान से देखा तो उसके ऊपर चांदी से नक्काशी किया हुआ एक बहुत ही क्लासी और छोटा सा सिल्वर लोगो बना हुआ था। भाई, वो कोई आम लोगो नहीं था, वो खुद लू किंगवान का अपना पर्सनल और एक्सक्लूसिव फैमिली लोगो था। ये देखकर तो भाई झांग जिंगे का चेहरा बिल्कुल मुर्दे की तरह सफेद पड़ गया। वो डर के मारे चुपचाप खिसकर लाइब्रेरी के गहरे कोने में जाकर छुप गया। अब उसे समझ आ चुका था कि कॉलेज सेलिब्रेशन वाले दिन उस पावरफुल लेडी ने जो सरेआम शिए चेन का साथ दिया था, वो कोई इत्तेफाक या वन टाइम मजाक नहीं था। अब उसके दिमाग में बस एक ही डर सता रहा था
कि जो गंदी अफवाहें उसने पूरे कैंपस में फैलाई हैं, कहीं उसके लिए शिए चेन अब उसका करियर बर्बाद करके उससे तगड़ा बदला न ले लें। जब मैं वीडियो कॉल पे एल्डर लू को नए साल की बधाई दे रहा था ना, तभी उनकी पोती लू किंगवान अचानक सिर्फ एक बाथ टॉवल लपेटे हुए मेरे पीछे से सामने आ गई और आकर क्या बोलती है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? भाई साहब, ये देखकर एल्डर लू तो शॉक होकर बिल्कुल फ्रीज हो गए और मेरी तो सिटी पिटी ही गुल हो गई। शिफ्ट होता है शिए फैमिली के बड़े से घर में, जहाँ बड़े भैया यानी शिए चेन बीमार पड़े हैं। भाई, प्रोफेसर झांग का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि हालत बहुत टाइट है। वो बोले कि इस वक्त शिए चेन का बुखार 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। प्रोफेसर झांग ने साफ साफ बता दिया कि मार्केट में मिलने वाली जो नॉर्मल बुखार और सूजन कम करने वाली दवाइयां हैं ना, वो इस वक्त शिए चेन पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही हैं। ये सुनते ही शिए नियंसी के होश उड़ गए। वो तुरंत दौड़ते हुए भाई के बेडरूम की तरफ भागी। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही दवाइयों की इतनी तगड़ी स्मेल आई कि सीधे नाक में चढ़ गई। शिए नियंसी की आईब्रो बिल्कुल सिकुड़ गई। उसने आगे बढ़कर भाई के माथे पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह तप रहा था। उसका दिल एकदम बैठ गया कि हे भगवान, ये क्या हो गया। वहीं बेड के पास फैमिली डॉक्टर खड़े थे और उनके साथ प्रोफेसर झांग भी बड़े उदास चेहरे के साथ अपना मेडिकल बॉक्स समेट रहे थे। प्रोफेसर झांग ने बड़े गंभीर होकर शिए नियंसी के हाथ में एक टेस्ट रिपोर्ट थमाई और बोले, शिए नियंसी बेटा, बात बहुत सीरियस है। टेस्ट रिजल्ट से पता चला है कि शिए चेन को इस वक्त टाइप वीआई का वो खतरनाक और दुर्लभ ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया दवाइयों को बेअसर करने वाला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, जो आजकल हवा में फैला हुआ है। हमें तुरंत इसका कोई खास ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। ये जो दवा मेरे हाथ में है ना, पिछले हफ्ते ही मैंने इसे एक बहुत ही सीरियस पेशेंट पर यूज किया था। इस बैक्टीरिया ने आजकल बहुत कोहराम मचा रखा है। पिछले महीने ही एक फॉरेन मेडिकल जर्नल में छपा था कि अगर इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद 48 घंटे के अंदर सही स्पेसिफिक दवा नहीं मिली तो कॉम्प्लिकेशंस, जान का खतरा बढ़ने का रिस्क 60% तक बढ़ जाता है। प्रोफेसर झांग ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, इस छोटे भाई को तो मैं अपने बच्चे जैसा मानता हूं, पर सच कहूं तो मेरे पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। फिर उन्होंने अपने मेडिकल बॉक्स से एक जेनेटिक मैप जीन का नक्शा निकाला और उस पर एक पॉइंट की तरफ उंगली दिखाते हुए बोले, देखो बेटा, इस वक्त पूरे देश में सिर्फ 2 ही ऐसी जगहें हैं जहां इस खास दवा का स्टॉक मौजूद है। एक तो सरकारी स्पेशल इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर है और दूसरा है लू फैमिली लू किंगवान की, वो 5 प्राइवेट मेडिकल टीमें। पर दिक्कत यह है कि सरकारी हॉस्पिटल का जो स्टॉक था वो तो कल ही शहर के इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में भारी तादाद में आए मरीजों के इलाज के लिए भेज दिया गया है। अब वहां कुछ नहीं बचा, यानी इस वक्त पूरे शहर में सिर्फ लू फैमिली के पास ही इसके टोटल 6 डोज बचे हैं। अब शिए नियंसी सोच में पड़ गई कि लू फैमिली का रुतबा सदियों पुराना है। वो सिर्फ बिजनेस की दुनिया के किंग नहीं है, बल्कि हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में भी उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर बाहर के लोगों को जरा भी भनक लग गई कि शिए फैमिली को अपने वारिस की जान बचाने के लिए लू किंगवान के सामने हाथ फैलाना पड़ा है, तो मार्केट में ये मैसेज जाएगा कि शिए फैमिली की पावर कम हो रही है। यहाँ तक कि साउथ हाइट एक जोन का जो बड़ा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उस पर भी आंच आ सकती है और कंपनी की क्रेडिबिलिटी मार्केट में इज्जत को भारी नुकसान हो सकता है। तभी बेड पर लेटे लेटे भाई ने कमजोर आवाज में कहा, दीदी, मुझे बस एक नॉर्मल सा बुखार है, कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है जिसके लिए हम लू फैमिली के सामने जाएं। अगर हम इस छोटी सी बात के लिए उनके पास दवा मांगने गए तो हम बहुत बेवकूफ और कमजोर लगेंगे। इससे तुम्हारी और शिए फैमिली की साख पर बटा लगेगा। तुम ऐसा करो, मैं किसी तरह फॉरेन की फार्मेसियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। पर प्रोफेसर झांग ने तुरंत टोकते हुए कहा, अगर हम फॉरेन के ड्रग फैक्ट्रियों से दवा मंगवाएंगे भी ना तो उसे इंडिया डिलीवर होने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। और भगवान के लिए समझो, शिए चेन के पास 3 दिन का टाइम बिल्कुल नहीं है। शिए नियंसी ये सुनकर तुरंत अपने ऑफिस रूम की तरफ भागी। उसने ड्रॉर के बिल्कुल अंदर से एक बिजनेस कार्ड निकाला। वो कार्ड किसी और का नहीं बल्कि खुद लू किंगवान का था। उसने कांपते हाथों से नंबर डायल करने के लिए जैसे ही कॉल बटन पर उंगली रखी, तभी चमत्कार हुआ भाई, उसका फोन खुद ब खुद बज उठा। फोन स्क्रीन पर लू किंगवान का नाम फ्लैश हो रहा था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, फोन के दूसरी तरफ से लू किंगवान की आवाज आई। उनकी आवाज में काम की भारी थकान साफ महसूस हो रही थी। वो बोली, शिए नियंसी, मेरा नाम लू किंगवान है। मुझे पता चला है कि शिए चेन की तबीयत ठीक नहीं है। क्या प्रोफेसर झांग के पास कोई ट्रीटमेंट प्लान है? मैंने सुना है कि आजकल ये टाइप वीआई वाला ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया बहुत डेंजरस रूप ले चुका है। शिए चेन को दवा की सख्त जरूरत है। मैं अभी उससे मिलने आ रही हूँ। फोन पर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। दरअसल लू किंगवान अभी अभी शिए फैमिली के प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सेक्रेटरीज के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म करके आ रही थी। मीटिंग में ही किसी ने इस टाइप वीआई बैक्टीरिया का जिक्र किया था और तब उन्हें पता चला कि उनकी टीम नंबर 5 के पास इसका बैकअप स्टॉक रखा हुआ है। लू किंगवान ने शिए नियंसी से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के साथ साथ शिए चेन की हालत पर भी पूरी नजर रखूंगी। तुम बस घर पर रहो और अपने भाई का ध्यान रखो। कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। अब भाई, समय एक मिनट एक सेकंड करके बीत रहा था। उधर शिए चेन का बॉडी टेम्परेचर फिर से तेजी से बढ़ने लगा था। उसने तड़पते हुए कहा, प्रोफेसर प्लीज मुझे कोई बुखार का इंजेक्शन दे दीजिए,
मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रोफेसर झांग बेबस खड़े थे क्योंकि नॉर्मल इंजेक्शन इस बैक्टीरिया पर बेअसर था। तभी अचानक घर के बाहर एक जोरदार कार के इंजन की आवाज गूंजी। शिये नियंसी तुरंत सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागी। बाहर देखा तो खुद लू किंगवान अपनी लग्जरी कार से उतर रही थी और उनके पीछे सिटी हॉस्पिटल की एक एडवांस एम्बुलेंस भी आकर रुकी थी। एम्बुलेंस से वो बूढ़े एक्सपर्ट डॉक्टर भी उतरे जिन्हें लू किंगवान खुद साथ लेकर आई थी। लू किंगवान का मूड वैसे तो थोड़ा सीरियस था, पर वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए डॉक्टरों की टीम के साथ सीधे अंदर आई और कड़क आवाज में ऑर्डर दिया, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स तुरंत अंदर लाओ और सीधे पेशेंट के पास चलो। शिये नियंसी और घर के बाकी लोग डॉक्टरों के पीछे पीछे भागते हुए सीधे ऊपर बेडरूम की तरफ गए। तभी लू किंगवान अचानक सीढ़ियों पर रुकी। उन्होंने शिये नियंसी की तरफ मुड़कर थोड़े गुस्से और शिकायत वाले लहजे में कहा, इतनी बड़ी बात हो गई शिये नियंसी, पर तुमने मुझे स्टार्टिंग में ही कांटेक्ट क्यों नहीं किया? पिछली बार जो मैंने तुम्हें अपना पर्सनल इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर दिया था वो क्या कोई मजाक के लिए था? इतना बोलकर वो बड़े शांत और सधे हुए कदमों से शिये चेन के बेडरूम के अंदर दाखिल हुई। बेडरूम में आते ही लू किंगवान के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया और उनके कदम अपने आप बिल्कुल धीमे और सॉफ्ट हो गए। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत अपना पोर्टेबल टेस्टिंग मशीन निकाला और शिये चेन के खून में ऑक्सीजन का लेवल और हार्ट रेट चेक करना शुरू किया। डॉक्टर ने मॉनिटर देकर कहा, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है और ब्लड में हार्ट रेट 92 बीट्स पर मिनट है। इंडेक्स अभी कंट्रोल में है। अगर हम तुरंत सही दवा दे दें तो सिचुएशन को पूरी तरह काबू में किया जा सकता है। लू किंगवान ने तुरंत कहा, दवा कहाँ है? जल्दी निकालो। नर्स ने बिना कोई देर किए अपने मेडिकल बॉक्स से एक खास मेडिसिन की वॉयल निकाली जिस पर अभी भी ब्रांड का लेबल लगा हुआ था। भाई, ये वही एंटीडोट दवा थी जिसे इसी साल की शुरुआत में लू किंगवान ने अपने हाई लेवल फॉरेन कनेक्शंस का यूज करके स्विट्जरलैंड की एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी से खास तौर पर मंगवाया था। डॉक्टर ने तुरंत शिये चेन को वो दवा इंट्रावेनस आईवी नस के जरिए देना शुरू कर दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर ने कहा, दवा दे दी गई है, अब हमें अगले आधे घंटे तक लगातार इसके असर को देखना होगा और शिये चेन के सारे वाइटल साइंस, दिल की धड़कन, बीपी पर पैनी नजर रखनी होगी। आगे का जो भी मेडिकेशन, रूटीन और केयर करने के रूल्स हैं, मैं उसके बारे में प्रोफेसर झांग से डिटेल में बात कर लेता हूं। तभी लू किंगवान ने प्रोफेसर झांग की तरफ देखा और बोली, प्रोफेसर झांग, अगर आपकी लैब को इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मैप, वायरस का स्ट्रक्चर या इस दवा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो मैं अपनी टीम से कहकर वो सारा रिसर्च डेटा आपको भिजवा दूंगी। ये आपके फ्यूचर मेडिकल रिसर्च में बहुत काम आएगा। शिये नियंसी ये सब देकर मन ही मन सोच रही थी कि उसे लगा था लू किंगवान सिर्फ दवा भिजवा देंगी, पर वो तो खुद सारे बड़े डॉक्टरों को लेकर यहाँ आ गईं। यहाँ तक कि वो उनकी लैब के रिसर्च का भी ख्याल रख रही हैं। शिये नियंसी को लगा कि लू किंगवान के बारे में उसकी पुरानी सोच कितनी छोटी थी। लू किंगवान बेडरूम में रखे सोफे पर बैठ गईं। उनकी नजरें लगातार उस मेडिकल मॉनिटर पर टिकी हुई थी। वो तब तक वहां से टस से मस नहीं हुई जब तक कि मॉनिटर पर शिये चेन का हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे नहीं आ गया। जैसे ही रीडिंग नॉर्मल हुई, लू किंगवान ने राहत की एक बहुत ही गहरी सांस ली। फिर वो सोफे से उठी और धीरे से शिये चेन के बेड के पास जाकर खड़ी हो गईं। शिये चेन का उतरा हुआ और बीमारी से बेहाल चेहरा देखकर उन्हें अचानक अपने कजिन के छोटे बेटे की याद आ गई, जो बचपन में जब भी बीमार पड़ता था तो कड़वी दवा खाने से पहले हमेशा लॉलीपॉप मांगता था। लू किंगवान ने बिना सोचे समझे आदतन अपने ओवरकोट की पॉकेट में हाथ डाला और भाई साहब, उनकी किस्मत देखो, पॉकेट से सच में एक मिल्क कैंडी दूध वाली टॉफी निकल आई जो रंग बिरंगे कैंडी पेपर में लिपी हुई थी। वो बेड की तरफ थोड़ा और झुकी। उनकी कड़क आवाज एकदम मखमली और सॉफ्ट हो गई। वो शिये चेन के कान के पास धीरे से फुसफुसाकर बोली, चलो अपना मुंह खोलो, ये मीठी कैंडी खा लो, इससे दवा का कड़वा स्वाद चला जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। लू किंगवान, जो हमेशा बर्फ की तरह ठंडी और कड़क रहती थी, उनकी आंखों में उस वक्त एक ऐसी नरमी और ममता थी जिसे देखकर कमरे में खड़ा हर एक बंदा हैरान रह गया। खुद लू किंगवान को भी जब रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया तो उनके खूबसूरत चेहरे पर एक पल के लिए झिझक और कंफ्यूजन साफ दिखाई दिया। वो तुरंत खुद को संभाल कर पीछे हटी और वापस सोफे पर जाकर बैठ गईं। उन्होंने टेबल पर रखी गर्म चाय का एक सिप लिया और शिये चेन को वो कैंडी खाने दी। तकरीबन आधे घंटे के बाद मॉनिटर पर शिये चेन का बुखार गिरकर 38 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था और दिल की धड़कन भी पूरी तरह स्टेबल हो चुकी थी। डॉक्टर ने दोबारा चेकअप करने के बाद लू किंगवान से कहा, मैम, मिस्टर शिये के सारे वाइटल पैरामीटर्स अब बिल्कुल नॉर्मल और सेफ हैं। अब डरने की कोई बात नहीं है। आगे बस इन्हें टाइम पर दवाइयां देनी है। मैं प्रेस्क्रिप्शन और कुछ जरूरी परहेज की लिस्ट यहाँ छोड़ रहा हूँ। अगर रात में कोई भी इमरजेंसी हो तो आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकती हैं। लू किंगवान ने हाँ में सिर हिलाया और खड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि नर्स और प्रोफेसर झांग अभी भी अलर्ट मोड में खड़े हैं, तो वो बोली, चलिए हम सब बाहर लिविंग रूम में चलते हैं। इन्हें अब आराम करने की जरूरत है, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। सब लोग नीचे बड़े हॉल में आ गए। शिये नियंसी ने बड़े आदर के साथ खुद लू किंगवान के लिए गर्म चाय बनाई और कप आगे बढ़ाते हुए बोली, लू बॉस, इस बार आपने जो किया है उसके लिए हमारे पास थैंक यू बोलने के लिए शब्द नहीं है। ये दवा बहुत ही कीमती और रेयर है। इसका जो भी मार्केट प्राइस या खर्च है हम वो पूरा पे करेंगे। पर लू किंगवान ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए तुरंत मना कर दिया और
और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये दवा वैसे भी हमारी लैब स्पेशल रिसर्च के लिए रखती है ताकि इस खतरनाक बैक्टीरिया का तोड़ निकाला जा सके, और ये सब पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी के लिए ही है। हमारी कंपनी वैसे भी हर साल पब्लिक हेल्थ केयर में जितना पैसा डोनेट करती है उसकी वैल्यू इन दवाइयों से कहीं ज्यादा है। तुम पैसों की बात मत करो, बल्कि इसे साउथ चाइना प्रोजेक्ट का एक हिस्सा समझो। वैसे मैंने उस प्रोजेक्ट का जो पुराना प्लान तुम लोगों ने बनाया था वो पूरा देखा है, उसमें अभी भी कुछ डिटेल्स को और बेहतर किया जा सकता है। शिए नियंसी ने ध्यान से सुना। लू किंगवान आगे बोली, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है उसे और तगड़ा करना होगा, और वहां काम करने वाले मजदूरों की हेल्थ की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी। मैंने अपने सेक्रेटरी से कहकर उसमें कुछ खास सेफ्टी मेजर्स उपाय जुड़वा दिए हैं। तुम वो नया ब्रोशर और टास्क फाइल मंगवाकर एक बार अच्छे से देख लेना। शिए नियंसी के दिल में लू किंगवान के लिए इज्जत और तारीफ की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई कि ये लेडी बिजनेस और ह्यूमैनिटी दोनों को कितने परफेक्ट तरीके से बैलेंस करती है। तभी लू किंगवान ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। काफी देर हो चुकी थी। वो बोली, चलो काफी टाइम हो गया है, मुझे अब वापस कंपनी निकलना होगा। वो बिना एक सेकंड भी और रुके सीधे बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोलने के लिए उस ठंडे हैंडल पर हाथ रखा, उनके कदम अचानक रुक गए। उन्होंने कुछ सोचकर अपनी बोलने की स्पीड को थोड़ा धीमा किया और शिए नियंसी की तरफ मुड़कर बड़े ही शांत अंदाज में बोली, जब शिए चेन को होश आ जाए और वो पूरी तरह जाग जाए तो उसे मेरी तरफ से कह देना। अगले दिन सुबह सुबह जब मेरी आंखें खुली तो दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ था, पर धीरे धीरे मैं पूरी तरह होश में आ गया। उंगलियों में थोड़ी हलचल हुई तो देखा कि मेरी दीदी मेरा हाथ थामे बिस्तर के कोने पर ही सिर टिकाए एकदम घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी मेरी दीदी की नींद खुली और वो हड़बड़ा कर बोली, भगवान का शुक्र है, ए चैन तुम जाग गए, अब कैसा लग रहा है भाई, कहीं कोई दिक्कत या तकलीफ तो नहीं है? मैंने एकदम शरीफ बच्चे की तरह सिर हिलाया और उठकर बैठ गया। तभी मेरी नजर बेड साइड टेबल पर रखी टॉफी के रैपर पर गई तो मैंने असमंजस में पूछा, ये टॉफी आखिर कहाँ से टपक पड़ी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सपने में कोई परी मुझे अपने हाथों से टॉफी खिला रही थी। फिर मैंने कल की पूरी रामायण शुरू से लेकर अंत तक अपनी दीदी को सुना दी। उस वक्त मेरे दिल में एक बड़ी प्यारी सी गर्माहट महसूस हुई। भाई मानना पड़ेगा, लू किंगयुआन वाकई दिल की बहुत अच्छी इंसान है, बिल्कुल हीरा आदमी। उसी वक्त लू किंगयुआन के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ शेन वेनवेन फुल इन्विटेशन मोड में थी, जिसने कहा, आज रात मेरे घर महफिल में आ जाओ ना, मैंने ली आंटी से कहकर तुम्हारी पसंद का कड़क मटन सूप शीप सूप बनवाया है, स्वाद एकदम लल्लन टॉप है। लू किंगयुआन ने उसका इन्विटेशन मान लिया। शेन परिवार और लू परिवार पुरानी पीढ़ियों से गहरे पारिवारिक मित्र यानी एकदम पक्के लंगोटिया यार रहे हैं, और लू किंगयुआन और शेन वेनवेन भी बचपन से एक साथ धूल मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। लू किंगयुआन आखिरकार जब शेन वेनवेन के घर पहुंची और कार का दरवाजा खोलकर घड़ी की तरफ देखा तो ठीक 7 बज रहे थे, 1 मिनट का भी ऊपर नीचे नहीं, फुल पंक्चुअलिटी। शेन वेनवेन ने देखते ही कहा, चलो चलो जल्दी अंदर आओ, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई दूल्हे का करता है। जंग रुई और जाओ कीन वगैरह तो मुफ्त के खाने के चक्कर में बहुत पहले ही आ चुके थे। खाना खाने के बाद सब लोग एक साथ बैठकर हाल फिलहाल की नई नई गॉसिप्स और चटपटी बातों पर चर्चा करने लगे। जाओ कीन ने गर्म पानी का एक घूंट लिया और माहौल बनाते हुए कहा, अगर आजकल की सबसे रोमांचक बात की जाए तो वो निश्चित रूप से यांजिंग यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी है। 2 दिन पहले ही मैं विदेश से लौटा हूँ और मैंने आते ही दोस्तों से सुना कि उस रात की पार्टी का ओपनिंग डांस एक कमाल की जोड़ी ने परफॉर्म किया था, जिसे देखकर पूरा हॉल दंग रह गया। ये सुनते ही लिविंग रूम में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया, मानो सब पर सांप सूंघ गया हो। बाकी सभी लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गर्दन घुमाई और सीधे लू किंगयुआन की तरफ देखा। जांग रुई ने तुरंत बात का रायता समेटने की कोशिश की और बोला, यांजिंग यूनिवर्सिटी में वैसे भी टैलेंट कूट कूट कर भरा है। मैंने सुना है कि वो हैंडसम लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसने इंटरनेशनल डिजाइन गोल्ड अवार्ड भी अपनी जेब में डाला है। और उड़ती उड़ती अफवाहें तो ये भी हैं किंगयुआन कि तुम्हारा और उसका रिश्ता कुछ ज्यादा ही खास है। क्या ये बात सच है या सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म है? बात खत्म होते ही पूरे लिविंग रूम में ऐसा सन्नाटा पसर गया कि सुई भी गिरे तो बम जैसा धमाका हो जाए। लू किंगयुआन की शांत और डरावनी आंखें सपर से गुजरी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। जाओ किन को भी अब एहसास हो चुका था कि उसने गलती से बारूद के ढेर पर पैर रख दिया है और ऐसा सवाल पूछ लिया है जो उसे बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए था। शेन वेनवेन ने जब ये देखा तो उसने तुरंत गिरगिट की तरह टॉपिक बदलते हुए कहा, वैसे कल ही तो मुख्य रूप से बारिश हुई है, कैपिटल का मौसम भी कहते ही एकदम पलटी मार जाता है और ठंडा हो जाता है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी इस जबरदस्ती की बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी लू किंगयुआन की ठंडी और कड़क आवाज गूंजी, यांजिंग यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी में मैं सच में वहां लाइव मौजूद थी। उसका डिजाइन वाकई बहुत नया और अनोखा था, इसलिए अवार्ड जीतना तो तय ही था। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? ये सुनकर जांग रुई ने राहत की सांस ली, मानो जान बची तो लाखों पाए, और तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। किंगयुआन बिल्कुल सही कह रही है, सी चेन का टैलेंट सबने अपनी आंखों से देखा है। मैं अब आगे से इन फालतू की उड़ती अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। शेन वेनवेन ने तिरछी नजरों से लू किंगयुआन को देखा। वो लू किंगयुआन को बहुत अच्छे से जानती थी। लू किंगयुआन हमेशा काम और निजी जिंदगी को अलग रखती हैं। वो कभी किसी की तरफदारी में इस तरह सबके सामने नहीं बोलती। यहाँ तो पक्का कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। ये पहली बार है जब मैं हमारे लू बॉस को किसी के प्रति इतना सॉफ्ट और पिघलते हुए देख रही हूँ।
युआन, तुमने तो काफी गहरा गेम खेल रखा है और राज छुपा कर रखा है। जंग रुई और जाओ कीन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शेन वेनवेन सीधे इस तरह मौत को दावत देगी और मजाक उड़ाएगी। उधर लू किंगयुआन के दिल में इस बात को लेकर काफी तनाव बढ़ गया था। शेन वेनवेन फिर भी नहीं रुकी और बोली, किंगयुआन, शी चेन हैंडसम भी है और टैलेंटेड भी। यकीनन बहुत सी लड़कियां उस पर लाइन मारती होंगी और उसे पसंद करती होंगी। सच बताना, अगर तुम्हें खुद उससे बोलने में शर्म आ रही है तो क्या मैं तुम्हारी सेटिंग कराने के लिए जाकर तुम्हारी तरफ से उससे बात करूं? ये सुनते ही लू शिंगयुआन की आवाज अचानक इतनी ठंडी हो गई कि सामने वाले का खून जम जाए। शेन वेनवेन के चेहरे की 32 दांतों वाली मुस्कान तुरंत वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। ये सचमुच लू शिंगयुआन की दुखती रग को जोर से दबाने जैसा था। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लू किंगयुआन ने कड़क कर कहा, क्या तुम आजकल कुछ ज्यादा ही वैली हो गई हो जो ये सब कर रही हो? नहीं किंगयुआन, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में कह दिया था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। पैर छूती हूँ भाई। साई चेन अब लू किंगयुआन के दिल का टुकड़ा बन चुका है। शेन वेनवेन को आखिरकार अपनी गलती समझ आ गई। वो एक डांट खाए बच्चे की तरह अपना सिर झुकाकर भीगी बिल्ली बन गई और चुपके से आंखें उठाकर सोफे पर वापस टिकर आंखें बंद कर चुकी। लू किंगयुआन को देखने लगी। वो दिल ही दिल में कह रही थी, कोई मुझे शेरनी से बचाओ। तभी माहौल बदलने के लिए किसी ने चाय की चुस्की ली और कहा, ये चाय सच में बहुत कड़क है, काफी महंगी होगी ना? वेनवेन, ये चाय तुमने कहां से ब्लैक में खरीदी? मैं भी थोड़ी खरीद लेता हूँ ताकि मेरी गर्लफ्रेंड भी इसे चख सके। अरे ये तो मैंने बस अपने पापा के यहाँ से हाथ साफ कर दिया था और उड़ा ली थी। रुको, मैं अपने पापा से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। जब लू किंगयुआन ने उनकी इस फालतू की बातचीत में हिस्सा लेना बंद कर दिया तो बाकी दोनों भी ज्यादा देर नहीं बैठे। जाओ किन ने जंग रुई का हाथ खींचा और बोला, मेरा थोड़ा काम है तो हम पहले पतली गली से निकलना चाहते हैं। शेन वेनवेन उन्हें दरवाजे तक टाटा बाय बाय करने गई। जब वो वापस लौटी तो देखा कि लू किंगयुआन ने अपनी डरावनी आंखें खोल ली थी। किंगयुआन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मुझे फालतू की बकवास नहीं करनी चाहिए थी और रिश्ता जोड़ने की बात तो बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए थी। तुम मुझे माफ कर दो। शिए चेन ऐसा इंसान नहीं है जिसे तुम अपने एंटरटेनमेंट और मजाक का जरिया बनाओ। मैं नहीं चाहती कि ए चेन को उन फालतू की उड़ती बातों का सामना करना पड़े। आगे से बाहर उसके बारे में कम बात करना। उसके बगल में खड़े होने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। दूसरे तो ऐसा सपने में भी सोच नहीं सकते। मुझे अच्छे से समझ आ गया। आगे से कभी उसका नाम भी नहीं लूंगी। वक्त काफी हो गया है, मैं चलती हूँ। शेन वेनवेन तुरंत एक अच्छे नौकर की तरह आगे बढ़कर उसका बैग उठाने में मदद करने लगी। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। कार में चेन शुएनिंग ने धीरे से कहा, लू बॉस, शेन मिस भी आपकी परवाह करती हैं। उनका कोई गलत इरादा नहीं था। ए चेन वो इंसान है जिसकी रक्षा मुझे करनी है। किसी और को उस पर नजर गड़ाने की रत्ती भर भी इजाजत नहीं है। शेन वेनवेन ने तो एक से ज्यादा लोगों की बात भी कह दी। मैं जानती हूँ कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन उसने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। एचएन सर्कल के उन मर्दों जैसा नहीं है जिनके साथ जब मर्जी मजाक किया जाए या जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा जाए। वो मेरा इंसान है। किसी और को बीच में आकर दलाल या मैच मेकर बनने की जरूरत नहीं है। लू बॉस को शाई मिस्टर से सच में एकदम लैला मजनू वाला सच्चा प्यार हो गया है। वो अफवाहें अगर बाहर फैली तो सच में उनके नाम के लिए अच्छा नहीं होगा। आगे से अगर किसी ने भी मेरे और उसके बारे में कोई भी फालतू बात की तो सीधे उसका मुंह बंद कर देना और बात दबा देना। जी बिल्कुल लू बॉस। कार लू किंगयुआन के घर के गेट पर पहुंची। चेन शुएनिंग कार को अंदर ले जाने ही वाली थी कि लू किंगयुआन ने अचानक ब्रेक लगवाया और कहा, यांजिंग यूनिवर्सिटी के पास वाली उस डेजर्ट शॉप पर चलो। पिछली बार जब साई चेन बीमार पड़ा था तो लू बॉस ने इसी दुकान की मिल्क कैंडी से छोटे बच्चे की तरह बहलाकर उसे कड़वी दवा पिलाई थी। डेजर्ट शॉप के बंद होने का वक्त होने ही वाला था। मालिक ने लू किंगयुआन को अंदर आते देखा तो तुरंत वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए आगे बढ़ा। क्या वही पिछली बार वाली मिल्क कैंडी ही लेनी है? हाँ, 2 डिब्बे और पैक कर दो। घर पहुंचकर लू किंगयुआन ने मिल्क कैंडी को स्टडी रूम के दराज में सबसे सामने वाली जगह पर रख दिया। उन्हें 2 दिन पहले शाई क्यांग का भेजा हुआ मैसेज याद आया। लू बॉस, ए चेन ने डिजाइन कॉन्टेस्ट में गोल्ड मेडल जीतकर झंडे गाड़ दिए हैं। उसने कहा कि आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले से ही जानती थी कि ए चेन मुझे कभी नीचा देखने नहीं देगा और मुझे जो करने की जरूरत है वो सिर्फ उसकी हिफाजत नहीं है बल्कि उसे धीरे धीरे मेरी आदत लगानी है, मेरी देखभाल का आदी बनाना है, जब तक कि वो मेरे बिना एक पल भी न रह सके। इस जिंदगी में वो सिर्फ मेरा ही हो सकता है। जिसकी भी हिम्मत हुई उस पर डोरे डालने की, मैं उस इंसान को छठी का दूध याद दिला दूंगी। मैं वॉकिंग स्ट्रीट के एंट्रेंस पर खड़ा था, हाथ में साइड एड की दी हुई पर्ची को ऐसे कसकर पकड़े हुए था जैसे कोई खजाना हो। अगले हफ्ते मेरे दादाजी का 80वां जन्मदिन है। दादाजी जिंदगी भर प्राचीन कलाकृतियों और पेंटिंग्स के ऐसे दीवाने रहे हैं कि साधारण चीजों को तो वो घास भी नहीं डालते। मैंने पहले एंटीक मार्केट से एक डुआंगशी इंकस्टोन ढूंढने का सोचा था, लेकिन पिछले हफ्ते पापा से सुना कि दादाजी आजकल अक्सर एक पुराने इंकस्टोन के लिए बच्चों की तरह बड़बड़ाते रहते हैं। इसलिए पापा ने मुझे इस फ्यू वान यान नाम की गुप्त जगह का पता दिया था। मैंने एंटीक चीजों की समझ रखने वाले कुछ 1.5 शाने दोस्तों से पूछा था, लेकिन उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। बस धुंधला सा याद था कि किसी ने जिक्र किया था कि ये वॉकिंग स्ट्रीट की गहराइयों में छुपा हुआ एक VIP
वीआईपी प्राइवेट क्लब है जो सिर्फ पुराने और खास ग्राहकों के लिए खुलता है। करीब 20 मिनट पैदल चलने के बाद मेरी नजर अनजाने में एक संकरी सी पतली गली पर पड़ी। गली के मुहाने पर एक ब्लैकवुड का साइन बोर्ड लटका हुआ था जो ज्यादा तड़क भड़क वाला नहीं था। मैं तेजी से गली के अंदर गया और हाथ बढ़ाकर तांबे के भारी डोर नॉक को खटखटाया। तभी एक वेटर ने अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी जगह पर आने के लिए भी पहले से इतनी नौटंकी और बुकिंग करनी पड़ेगी। हेलो, मैं शी कियांग का बेटा हूँ। मेरे पापा ने कहा था कि यहाँ जन्मदिन के लिए एकदम कड़क तोहफा मिल जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ देखने के लिए भेजा है। साई कियांग कौन है? वेटर की आंखों में असमंजस की एक लकीर तैर गई, मानो उसने किसी एलियन का नाम सुन लिया हो। ठीक उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आया। मेरी कोहनी पर टंगा हुआ काला छाता हवा से थोड़ा हिल गया। वेटर की नजर जैसे ही छाते के ऊपर बने खास एम्बलम लोगो पर पड़ी, उसका पहले का अकड़ू और रूखा रवैया तुरंत 180 डिग्री घूमकर बेहद सम्मानजनक और जी हुजूर वाले व्यवहार में बदल गया। तो आप लू बॉस के दोस्त हैं? अरे सर, कृपया जल्दी अंदर आइए। अभी जो भी नासमझी में गुस्ताखी हुई उसके लिए कृपया अपने इस छोटे भाई को क्षमा करें। हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ आया और बोला, साई मिस्टर, कृपया इस तरफ चलिए। मैं यहाँ का मैनेजर जू जिंगमिंग हूँ। अभी स्टाफ थोड़ा नया और नासमझ था जिसने आपके जैसे खास मेहमान के साथ थोड़ा रूखा बर्ताव किया। कृपया आप बड़े दिल से इसे भूल जाएं और मुझे माफ करें। कोई बात नहीं, ये मेरी ही गलती है कि मैंने पहले से अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। मैं आज यहाँ अपने दादाजी के 80वें जन्मदिन के लिए गिफ्ट चुनने आया हूँ। उन्हें एंटीक चीजें और पेंटिंग्स बहुत पसंद है। मैनेजर जू जिंगमिंग की आंखें चमक उठी। कृपया आप बिल्कुल निश्चिंत रहें सर, हमारे पास जो भी कलेक्शन है वो बहुत ही कड़े सिलेक्शन से गुजर कर आया है। इस बात की पूरी गारंटी है कि यहाँ हर चीज बिल्कुल असली है। आप मेरे साथ वीआईपी एरिया में चलिए। ऊपर जो चीजें हैं वो आपकी पसंद और जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। मैनेजर जू जिंगमिंग ने बड़े ध्यान से दरवाजा खोला और मुझे चीजें दिखाने लगे। थैंक यू सर, जरा इस प्राचीन पत्थर से बने इंकस्टोन को देखिए। ये प्राचीन खदान के बेहद स्मूथ पत्थर से बना है। इसका रंग नीला है और इसके ऊपर प्राकृतिक रूप से दीर्घायु लॉन्जेविटी का प्रतीक बना हुआ है जो जन्मदिन के तोहफे के लिए सबसे बेस्ट है। मैंने उस इंकस्टोन को बड़े ध्यान से देखा। ये वाकई एक दुर्लभ और असली चीज थी। ये तो सच में बहुत बढ़िया है। इसकी कीमत कितनी है? अरे सर, आप लू बॉस के दोस्त हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? इस इंकस्टोन को हमारी तरफ से लू बॉस के लिए एक बर्थडे गिफ्ट समझकर रख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी कीमती चीज मुफ्त में नहीं ले सकता। आप मुझे सही दाम बताइए, मैं पूरा पेमेंट करूंगा। अरे सर, आप इतने शिष्ट मत बनिए। जब आप हमारी कंपनी के एक बेहद खास मेंबर हैं तो आप हमारे लिए भी उतने ही आदरणीय हैं। उस साल जब हमारा नया हेडक्वार्टर खुला था तब काफी बड़ी मुसीबत आ गई थी। तब मैंने लू बॉस से ही मदद मांगी थी और उन्होंने ही उस समस्या को सुलझाया था। अब जाकर मुझे पूरी बात समझ आई। ये तो मैनेजर जू जिंगमिंग असल में लू किंगयुआन के रुतबे और चेहरे की वजह से मेरा इतना सम्मान कर रहे थे और मुझे वो चीज मुफ्त में दे रहे थे। मेरे दिल में थोड़ी कशमकश हुई। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैनेजर जू, आपकी इस भलाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये गिफ्ट मैं ऐसे मुफ्त में नहीं ले सकता। अगर आप इसके पैसे नहीं लेंगे तो फिर मैं इसे नहीं खरीदूंगा। सर, आप तो मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं। अगर लू बॉस को पता चला कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो मेरी ये मैनेजर की कुर्सी ही छिन जाएगी। ऐसा करते हैं, आप इसे अभी ले जाइए। एक तरह से इसे उधार समझ लीजिए। जब आप लू बॉस से मिलें तो उनसे पूछ लीजिएगा। अगर वो कहें कि पैसे दे दो तो आप पैसे भिजवा दीजिएगा। कैसा रहेगा? ये ऑफर मुझे काफी व्यावहारिक लगा। मुझे वो इंकस्टोन सच में बहुत पसंद आया था और मेरे दादाजी को भी ये बेहद पसंद आता। वैसे भी समझदार लोग किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं करते। जब मैं लू किंगयुआन से मिलूंगा तभी इसके पैसे दे दूंगा या किसी दूसरे तरीके से इस एहसान को चुका दूंगा। ये सोचकर मैंने हामी भर दी और उसे ले लिया ताकि बाद में लू किंगयुआन से मिलकर सब साफ कर सकूं। मैनेजर जू जिंगमिंग ने राहत की सांस ली और तुरंत अपने स्टाफ से कहकर उसे बड़े ही खूबसूरत बॉक्स में पैक करवा दिया। सर, आप यहाँ बहुत कमाते हैं, चलिए मैं आपको पूरा क्लब घुमा देता हूँ, शायद आपको कोई और कलेक्शन भी पसंद आ जाए। मैंने मना नहीं किया और उनके साथ आगे बढ़ गया। गैलरी के एक कोने में खड़े होकर मेरी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जिसमें बने झींगे श्रिम्प बिल्कुल जिंदा और असली लग रहे थे। मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए। मुझे बचपन से ही ऐसी कलाकृतियां बहुत पसंद थीं और मेरे घर में भी ऐसा एक कलेक्शन था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी अनमोल पेंटिंग यहाँ देखने को मिलेगी। मैंने कहा, थैंक यू सर, ये पेंटिंग वाकई बहुत कमाल की है। सर, ये पेंटिंग हमारे पूरे डिपार्टमेंट के सबसे बड़े खजानों में से एक है। लू बॉस को भी ये पेंटिंग बेहद पसंद है। वो जब भी यहाँ आती हैं तो काफी देर तक इसे निहारती रहती हैं। क्या लू बॉस को भी पेंटिंग्स का शौक है? मैंने थोड़े अचरज से पूछा। मेरे दिमाग में तो यही था कि लू किंगयुआन हमेशा बिजनेस में बिजी रहती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इस चीज में इतना इंटरेस्ट है। बिल्कुल सर, लू बॉस को सिर्फ कैलीग्राफी ही नहीं पसंद बल्कि वो इस पर गहरी रिसर्च भी रखती हैं। पिछले साल हमारे ऑफिस में एक पेंटिंग की नीलामी हुई थी जिसमें एक युवा कलाकार की नकली पेंटिंग शामिल थी। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी उस धोखे को नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन लू बॉस ने बस एक नजर में ही उस नकली पेंटिंग की कमियां निकाल कर रख दी थी। हम सब तो देखते ही रह गए थे। ये सुनकर मेरे मन में लू किंगयुआन की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। वो सिर्फ कलाकारों के स्टाइल को ही नहीं समझती बल्कि पेंटिंग की बारीकियों पर भी उनकी कमाल की पकड़ है। मैनेजर जू ने कहा, मुझे तो पहले लगा था कि आप बस लू बॉस के साथ थोड़े बहुत परिचय की वजह से यहाँ आए हैं, पर मुझे नहीं पता था कि आपकी खुद की कलात्मक समझ इतनी गहरी है। आप सचमुच लू बॉस की खास पसंद बनने के हकदार हैं। विजिट खत्म होने के बाद मैनेजर जू खुद मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए और वेटर से मेरा छाता वापस दिलाया। थैंक यू सर, रास्ते में ध्यान रखिएगा। आगे कभी भी कोई जरूरत हो तो बस एक कॉल कर दीजिएगा, मैं हाजिर रहूंगा। मैंने उनका कार्ड और बॉक्स लिया और गली से बाहर आ गया। बाहर सड़क के
किनारे लू किंगयुआन की ब्लैक ऑडी कार खड़ी थी। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स दिखाया। कार में बैठे ही उसने पूछा, तो गिफ्ट चुन लिया? मैंने अंदर रखा हुआ इंकस्टोन दिखाते हुए कहा, हाँ, मैंने दादाजी के बर्थडे गिफ्ट के लिए इसे चुना है। मैनेजर जू आपके रुतबे की वजह से इसे मुफ्त में दे रहे थे और कह रहे थे कि आपसे पूछने के बाद ही पैसे तय होंगे। ये इंकस्टोन खरीदने के पैसे हैं, मैं इसे अभी तुम्हें दे देता हूँ। मैंने अपनी जेब से कार्ड बाहर निकाला। लू किंगयुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैनेजर जू की बात सुनो, वो इंकस्टोन कोई बहुत ज्यादा कीमती नहीं है। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे दादाजी के लिए एक बर्थडे गिफ्ट समझ लो। तुम्हारे दादाजी का 80वां जन्मदिन है, मुझे तो खुद उनके लिए कोई तोहफा तैयार रखना चाहिए था। इसी बहाने मेरी तरफ से थोड़ा सम्मान प्रकट हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने पिछली बार भी मेरी इतनी मदद की थी, मैं अब और गिफ्ट नहीं ले सकता। तुम मुझसे इतने औपचारिक क्यों हो रहे हो? मेरे मन में तुम्हारे दादाजी के लिए हमेशा से बहुत आदर रहा है। उनके जन्मदिन पर गिफ्ट देना बिल्कुल सही बात है। लू किंगयुआन ने मेरे हाथ से वो बॉक्स लिया और एक नजर देखते हुए कहा, इसका टेक्सचर वाकई बहुत बढ़िया है, तुम्हारे दादाजी को ये बहुत पसंद आएगा। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ और रास्ते में तुम्हारे दादाजी की बर्थडे पार्टी के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या तैयारियां करनी है। पूरी कार में एक हल्की सी भीनी खुशबू बिखरी हुई थी जो बिल्कुल लू किंगयुआन के शरीर की खुशबू जैसी थी। तुम्हारे दादाजी के बर्थडे की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? लगभग सब तैयार है। पार्टी घर पर ही होगी और सिर्फ परिवार के लोग और दादाजी के कुछ पुराने दोस्त ही शामिल होंगे। मेरे पापा तो होटल में करना चाहते थे, पर दादाजी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसे थोड़ा सिंपल ही रखा है। तुम्हारे दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं, तड़क भड़क मायने नहीं रखती, लेकिन दिल से जो जरूरी इंतजाम है वो तो होने ही चाहिए। मैं कुछ बहुत अच्छे शेफ्स को जानती हूँ जो खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं। अगर जरूरत हो तो मैं उन्हें तुम्हारे घर मदद के लिए भेज दूं? अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमने घर पर पहले से ही एक शेफ हायर कर रखा है और लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले ही उनसे कांटेक्ट कर लिया है, वे कल तुम्हारे घर आकर रिपोर्ट कर देंगे। और वो चाय जो तुम्हारे दादाजी को पसंद है, मैंने उसके लिए भी बोल दिया है, कल वो भी भिजवा दूंगी। ये सुनकर मेरे दिल में एक बड़ी प्यारी सी गर्माहट महसूस हुई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी केयरिंग और विचारशील हैं कि उन्हें मेरे दादाजी की पसंद के खाने और चाय तक के बारे में सब पता है। जब कार हमारे घर के दरवाजे पर रुकी तो मुझे अचानक उस ऑफिस में देखी पेंटिंग याद आई। मैंने पूछा, लू बॉस, क्या तुम्हें भी पेंटिंग्स का शौक है? आज मैंने हेडक्वार्टर में एक कमाल की पेंटिंग देखी। क्या वो तुम्हारी है? हाँ, उस पेंटिंग को मैंने सालों तक कलेक्ट करके रखा था। बाद में उसे एग्जीबिशन हॉल में भिजवा दिया ताकि और भी लोग उसकी खूबसूरती देख सकें। वो सचमुच मेरा ही कलेक्शन है। मैंने सोचा कि इतनी कीमती पेंटिंग को ऐसे कोने में क्यों लटकाया गया है। अब समझा कि वो तुम्हारी है। मुझे बचपन से ही वाटर कलर पेंटिंग्स बहुत पसंद है, खासकर वो जिनमें जिंदगी के रंग दिखते हों। अगर तुम्हें पसंद है तो अगली बार मैं तुम्हें अपनी पर्सनल गैलरी ले चलूंगी, जहाँ मैंने बहुत सी पेंटिंग्स और कांच की कलाकृतियां कलेक्ट कर रखी हैं। शायद तुम्हें वो पसंद आए। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू लू किंगयुआन। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ मेरी पूरी थकान जैसे गायब हो जाती है और मैं खुद को बिल्कुल हल्का और आजाद महसूस करता हूँ। मेरी इस खुशी को देखकर लू किंगयुआन का मूड भी काफी बढ़िया हो गया। कार जैसे ही रुकी, लू किंगयुआन ने मेरी तरफ अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आवाज में एक हल्की सी झिझक थी जो आसानी से पकड़ी नहीं जा सकती थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आगे से मुझे लू या इस तरह के औपचारिक नामों से मत बुलाना, ये बहुत पराया सा लगता है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मुझे सिर्फ किंगयुआन कहकर बुला सकते हो। ये सुनते ही मेरे कान चुपके से लाल हो गए। मैंने शर्माते हुए कहा, जी ठीक है, चलो अब घर जाओ और आराम करो। कल मैं चेन शुएनिंग से कहकर शेफ और चाय भिजवा दूंगी। मैं बॉक्स लेकर कार से उतर गया। जब तक कार अंधेरे में ओझल नहीं हो गई मैं वहीं खड़ा रहा और फिर घर के अंदर आ गया। पापा और दीदी लिविंग रूम में ही मेरा इंतजार कर रहे थे। पापा ने पूछा, तुम आ गए? गिफ्ट चुन लिया क्या? हाँ पापा, चुन लिया। एक बहुत ही बेहतरीन पुराना इंकस्टोन मिला है, दादाजी को बेहद पसंद आएगा। फिर मैंने उन्हें लू किंगयुआन से मुलाकात और उस पूरे वाकये के बारे में बताया। पापा ने सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए बोले, लू किंगयुआन के बारे में अब आगे से कोई फालतू बात मत करना। यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और लेखक अपने पाठकों से मुखातिब होता है। सबसे पहले मैं अपने उन सभी फैंस और दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस पूरे सफर में मेरा सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन यहाँ शायद मुझे सबसे पहले आप सभी से माफी मांगनी चाहिए। हाल ही में मेरा ये काम सीवीसी किसी की नजरों में आ गया और इसे चोरी करके एक शॉर्ट फिल्म बना दिया गया, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म ने मेरे नॉर्मल काम पोस्ट करने पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। काफी सोच विचार के बाद मेरा ये अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड रहेगा। मैं बहुत गंभीरता से कॉपीराइट प्रोटेक्शन के कानूनी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। जब तक ये कानूनी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए पूरा कंटेंट एक शॉर्ट फिल्म के रूप में ही ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। उसी वक्त मैं पूरी कहानी का प्लॉट भी अपडेट कर दूंगा ताकि आप सब इसे हमेशा के लिए देख सकें। अगर आप लोगों को इंटरनेट पर कहीं भी मेरा चोरी किया हुआ कंटेंट दिखाई दे तो प्लीज मुझे प्राइवेट मैसेज करके जरूर बताएं। हमेशा मेरी हिफाजत करने और मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अगली मुलाकात का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा।